स्टडी में ये लगा कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो सच है, वो कि जो 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 सफरिंग है, जो आपकी जो अंदर जो है, आप जो नाखुश हैं, आप जो जो दुखी हैं, वो इसी कारण से हैं कि आपके पास जो है वो कुछ इच्छाएं हैं, डिज़ायर है। वो मनुष्य का जीवन जो है वो इच्छाओं के बिना चल नहीं सकता। आपको अगर ये करना है तो आपको फिर जंगल में जाके आपको तपस्या करनी पड़ेगी और आप अकेले वहाँ पे जाके रहेंगे, तब तो ये पॉसिबल है। ये एक आइडियलिस्टिक जो है ये थॉट है, ये एक नोशन है जिसको पूरा करना सबकी बस की बात नहीं है। इक्का दुक्का कोई होंगे करोड़ों में जो ये काम कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था हमारी पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी भीमकाय थी हमारी, हम जो है सन 700 से लेके से 1910 तक, जब पहला सेंसस हुआ तब तक हम 10 करोड़ लोग थे हम। औरंगज़ेब ने को बगदाद के खलीफा ने पूछा कि यार तुम इतने कट्टर हो, इतने बर्बर हो, इतने क्रूर हो, तो औरंगज़ेब ने गुस्से में जवाब दिया कि इतने सारे लोग हैं, कैसे मारे हम इनको। तो हमें जो बचाया, जो प्राइम रीज़न था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, वो था हमारा पॉपुलेशन। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलस देख रहे हैं। हमारे साथ आज अमित अग्रवाल जी हैं। अगर एक जुनूनी इतिहासकार आप कहेंगे तो बिल्कुल सही कहेंगे आप इनको, क्योंकि उन्होंने पहली किताब खुद के पैसों से खुद छपवाई थी। क्योंकि इनका अपना एक जुनून है, आईआईटी से हैं, ये वाला स्टैम्प भी है इनके ऊपर। उस पे भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इतिहास के उन पहलुओं को वो बार-बार उजागर करते हैं जिनको आप अनदेखा कह सकते हैं। सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक, इनके बीच में जो संबंध होते हैं, उसके जो नुआंसेस हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रॉडर में तो सब जाते हैं। नुआंसेस पे जाते हैं कि रियल में क्या हुआ था। वो कहानियाँ बताते हैं जो जो आपको सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन अदरवाइज़ हिस्टोरियंस भूल गए हैं। तो अमित भाई से मिलते हैं और समझते हैं, इन्होंने 4 किताबें लिखी अब तक। कैसे लिखी आपने 4 किताबें? वी विल नमस्कार। स्टार्ट विद हाँ, फर्स्ट वन। थैंक यू या सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी, जी। थैंक यू। भाई ऐसे मत करो यार। ओके, प्लीज़। तो मैंने किताबें जो है लिखना 2020 में शुरू किया, कोरोना काल में। तो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का जो अंदर का जो पैशन था वो सबके बाहर आए, तो मैं भी उन्हीं में से एक था। तो पहले 10-15 दिन मैंने बड़ी वेब सीरीज़ देखी और फिर इधर-उधर टाइम पास किया। बट फिर समझ में आ गया कि जो है ये खोखली चीज़ें हैं, कुछ खुद करना चाहिए। क्रिएटिविटी जो है, जो अंदर दबी हुई थी मेरे अंदर, तो वो धीरे-धीरे उजागर हुई। तो पहले ये समस्या हुई कि क्या लिखा जाए? हालाँकि मेरा इतिहास पे बड़ा रुचि रही है मेरी, आईआईटी टाइम से ही। मैं आईआईटी रुड़की का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। हुँ, तो वहाँ पे भी इलेक्टिव एक मेरे पास था, हर साल एक-एक इलेक्टिव लेना होता था। अच्छा, हाँ, ह्यूमैनिटीज़ का। अच्छा। हाँ, तो एक बार मेरे पास जर्मन इलेक्टिव मीन्स एडिशनल ऑप्शनल, सब्जेक्ट। हाँ, अच्छा, ऑप्शनल जी, सब्जेक्ट, जी। एक एडिशनल ह्यूमैनिटीज़ का। जी। तो एक बार मेरे पास इकोनॉमिक्स थी, दूसरी बार हिस्ट्री थी। तो वहाँ से मुझे जो है इंटरेस्ट शुरू हुआ। जब मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए किताबें पढ़ी, तो पाया कि ये हिस्ट्री मतलब देखते ही पता लगता था कि ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। हाँ, मैंने मतलब सबसे एक पहली किताब पढ़ी रोमिला व्हाइट थापर की। वॉशिंग टाइप का है। बिल्कुल, हाँ। रोमिला थापर की सबसे पहली किताब लाइब्रेरी में वो बड़ी रहती थी, रोमिला थापर, बड़ी मशहूर थी उस कितना समय। कितना बड़ा अत्याचार था आपके ऊपर हाँ, ये कि बिल्कुल। पहली किताब रोमिला थापर की मिल गई आपको। तो पता नहीं उन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ था हाँ, कि वही कि औरंगज़ेब ने मंदिर बनाए और टीपू सुल्तान जो है वो इतना हेल्प करता था हिंदुओं की, उसके दरबार में भी जो है हिंदू रहते थे, उसके मंत्री भी हिंदू थे, ये था, वो था, मुगलों ने नहीं कल्चर। वहाँ तो थोड़ी सच्चाई हो सकती हाँ, है। नहीं, उस पे मंत्री मैं वाले आता में तो हूँ। था। हाँ, 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 हाँ। ये मंत्री था उनका, हाँ, हाँ, हाँ। पुरनिया करके एक था। जी, जी। हाँ, बस एक ही मंत्री था वो। जी। हाँ, बाकी सबके सब वही थे। हुँ, तो उसी पुरनिया का एक मंदिर था वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में। अच्छा। हाँ, तो वहीं पे उसको उसने थोड़ी बहुत ग्रांट दी थी कि ये नाराज़ ना हो जाए ये। हाँ, 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 हाँ। तो बट उस एक मंदिर के लिए, ग्रांट के लिए उसने कम से कम नहीं तो 10,000 मंदिर कर्नाटका और केरला में उसने तोड़े। जी। तो वो जो है वो बाद में जो प्रॉब्लम शुरू हुई टिप्पू सुल्तान की, उस पे हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। मैंने बड़ा उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है उस पे। हाँ, रोमिला थापर पे आते हैं। हाँ, रोमिला थापर पे आते हैं। तो रोमिला थापर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे कोई लिख सकता है इतना गलत और लोग उस पे विश्वास भी करते हैं। अब उनका क्या है, ब्रांडिंग हो गई थी, तो कि मैं जो लिख रही हूँ वो सच है। और पहले उस समय ये भी था कि जो किताबों में आ गया मतलब कि ये बिल्कुल सैक्रोसेंट है, ये पत्थर की लकीर है। हाँ, पहले ये भी चलता था जैसे बुजुर्गों से कोई सीनियर बंदा हो, हाँ, ये कहाँ सुना? कि हाँ, पेपर में लिखा था, पेपर लिखा मतलब सच है ये। हाँ। हाँ, हाँ। तो ये था, तो तभी मुझे लग गया था कि ये जो है, ये अपना इतिहास जो है ठीक से लिखा नहीं गया है। फिर और भी अगर जब किताबें पढ़ी तो फिर ये पाया मैंने कि बहुत सारी जो सिविलाइजेशन थी, स्पेशली पर्शियन हो गई, उनको जो है अरब्स ने 10 साल में ध्वस्त कर दिया। जी। सिर्फ मुझे लगता है कि 10 साल भी नहीं लगे होंगे उनको।
क्रिश्चियनिटी ने उधर रोमन और ग्रीक को ख़त्म कर दिया। ये सब 10-10 साल में ख़त्म होने वाली हैं। खैर ये तो 2000 साल पहले की बात हो गई ग्रीक और रोमन की। 15वीं शताब्दी में 500 साल पहले इनका एम्पायर था सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। इनका, एस्टेक एंड माया, ये 3 सिविलाइजेशन 500 साल पहले उन्होंने ऐसी ख़त्म कर दी क्योंकि बीमारियों से। वो जो किताब है गन्स सोड्स एंड क्या नाम है यस उसका? यस जी जी हाँ, मैंने पढ़ी वो किताब। हाँ, तो वो क्या है कि अपनी जो बीमारियां थी उनके पास, वो तो खुद तो इम्यून थे। एक बात बताइए, कितनी बेशर्मी है। हाँ, ये कौन सा गॉड है, ये कौन सा गॉड का सन है जो आपको ये सिखाता है कि अपने द्वारा बीमारियों के कंबल आप लोगों को फ्री में बांटिए? ये कौन सा गॉड सिखा सकता है? सिकनेस है ये। बिल्कुल। उन लोगों ने जो अगर आप क्रिश्चियनिटी का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो इस्लाम से 100 गुना ज़्यादा क्रूएल और ब्रूटल है। जी। जो उन्होंने किया वो इस्लाम तो कभी कर भी नहीं सकता वो। अगर आप पढ़ें आपकी उन्होंने क्या-क्या किया, एक जो एग्जांपल दीजिए। जो उनके क्रूसेड्स थे, इंक्विजिशंस थे, वो तो कहीं पे हो ही नहीं सकता। मैं जैसे आप एक मैं हाँ, एग्जांपल देता हूँ, आप उसके बराबरी पे करिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा के गाय की को काट के उनकी अतड़ियों को भगवान के गले में लपेट दिया था। हाँ, अब ये क्रूएल्टी है, सिकनेस है, बीमारी है, हुँ। जो मुसलमानों की पुरानी प्रॉब्लम है। इस क्रिश्चियंस ने क्या किया था बताइए? क्रिश्चियंस में मैं बताता हूँ गोवा इंक्विजिशन के बारे में। अभी लोगों को पता लगना शुरू हो गया है। हुँ। आज से 5-6 साल पहले किसी को पता भी नहीं था। हुँ। जब ये वास्को डी गामा जब ये कालीकट में लैंड किया 1492 में, उसके बाद से इन लोगों ने गोवा पे अधिकार कर लिया। तो इनका 50 साल के अंदर ही, हाँ, पोर्तुगीज़ ने वो गोवा पे रह गए वो वहाँ पे। तो गोवा में जब वो आए तो वो कैथोलिक्स थे पोर्तुगीज़। तो उन्होंने कहा कि ये जो गोवा तो पूरा हिंदुओं का गढ़ था उस समय। साउथ इंडिया जो डेक्कन एरिया था, जो महाराष्ट्र को छोड़ दें, तो जो गोवा वाला पार्ट है कोंकण बेल्ट, वो मुगलों से फ्री थी लगभग। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे जो हैं सब लगभग हिंदू ही थे, जिसको कोंकणस ब्राह्मण बोलते हैं वो लोग, मराठी लोग। वो थे वहाँ पे, तो उनको कन्वर्ट करना था। तो वो जो कन्वर्ट करते थे, तो वो उनकी जो यातनाओं का वो था। मैं 1-2 यंत्रों के बारे में बताता हूँ। हाँ, तो एक तो ये था कि वो 4 घोड़े लाते थे और 4 घोड़े में एक पैर एक घोड़े पे, दूसरा पैर दूसरे पे, एक हाथ जो है, मतलब 4 घोड़ों पे 4 अंग। लिंचिंग लिंचिंग। लिंचिंग। और वो जी, जी। चारों घोड़े जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन हाँ, में हाँ। जाते थे। और क्या शरीर की हालत होती घोड़े होगी। घोड़े के पिछवाड़े पे मतलब कोई पेट्रोल या ऐसी कोई चीज़ डाल दो ताकि वो भागे तेज़ी भागे, से। हाँ, तो चारों अलग-अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो क्या हश्र होता होगा। फिर क्या करते थे वो कि एक यंत्र था जिसमें कि वो जो है सर पे लगा देते थे और आँखों पे वो स्क्रू होते थे और वो फिर टाइट करते जाते थे वो। और आँखें जो हैं वो बयान नहीं किया जा सकता वो। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे से बड़ा व्यक्ति था, कोई चर्च का पादरी था, उसको कोई प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत बड़ा वो भेजा है कि बहुत महान कार्य किया था, उसने ये किया था। पढ़ा सुना फ्रांसिस, होगा हाँ, फ्रांसिस के हाँ, बारे हाँ, में कि हाँ, बहुत बिल्कुल। महान आदमी था हाँ, और तो ये वो था। जो है वो इंक्विजिशन के पितामह थे, अच्छा। फ्रांसिस जो थे। उनकी जो है वो सेंट बेसिलिक करके गोवा में जो चर्च है, उनकी बॉडी अभी भी वहाँ रखी हुई आई है। हैव बीन टू दैट वहाँ प्लेस। पे मैं भी गया हूँ उस प्लेस पे, और हाँ। वो सब हिंदू जाके जो है उनकी पूजा करते हैं वो। नहीं, नहीं, वहाँ मेरे साथ बहुत अलग हुआ, सुनिए तो। हाँ, मुझे वहाँ पे आरएसएस का वो मिल गया। बंदा जो दिखा रहा था तो वो हाँ, आरएसएस का बंदा था। कहता है, "अरे अच्छा। क्या देख रहे हो? पागल आदमी है ये।" बहुत सही थी, उसने कहते हैं हाँ, सब झूठ बोलते हैं। ये हाँ। बहुत हरामी था। उस पूरी इन्फॉर्मेशन दी उस बंदे ने मुझे बिठा के। दैट हुँ। वाज़ वेरी फनी। यस, यस। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। और देन फिर रोमिला थापर अगेन। हाँ, नहीं, अभी इंक्विजिशन का 1-2 चीज़ जी, और बताते जी, हैं जी, आपको। जी, जी, जी। फिर क्या होता था कि वो लोग जो है वो घर में घुसते थे। जैसे आप जो है वो, आपने बोला आप हिंदू हैं और आप कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, तो वो 2-3 दिन बाद सडनली घर पे आएँगे और वो पूरा आपका घर की तलाशी लेंगे कि कोई फ़ोटो तो नहीं है आपके भगवानों की, तुलसी का पेड़ तो नहीं रखा हुआ है। वो लोग जो है, जो कोंकण वाले जो हैं, उनके बंगले के आगे जो है वो तुलसी का एक पौधा ज़रूर रहता है। वो अभी भी है अभी भी है, महाराष्ट्र में। हाँ, जी, जी, अभी भी है। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है और स्पेशली कोंकण बेल्ट में। जी। तो वो सब आके चेक करते थे, संदूक खुलवाते थे, अलमारियाँ तोड़ के। कहीं पे का कोई भी कुछ मिल गया एविडेंस उनको, तो फिर जो है दर्दनाक मौत होती थी वो। अरे बाप रे! हाँ, मार मतलब मार देते मार थे। देते, अच्छा हाँ, जी। तो ये जो था हिंदुओं के साथ, हुँ। मुसलमानों का भी सेम हश्र होता था। और जो अच्छा, प्रोटेस्ट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे डिस्क्रिमिनेट नहीं थे। करते थे। अच्छा, मतलब अच्छा। जो हीदन है, जैसे हुँ, ये काफिर बोलते हैं, हुँ। उनके लिए वो हीदन एंड जी, जी, पैगन जी। जो है वो वर्ड होते थे। हीदन है। तो ये जो ट्रैवलर्स आए थे, जो मैंने अपनी किताब क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स में जो मैंने लिखा है, तो उसमें ये लिखा है कि ये मनुची एक आया था इटालियन, और एक फ्रेंच आया था डायमंड ट्रेडर, टेवर्नियर। ये दोनों प्रोटेस्टेंट थे और ये दोनों घूमते घामते एक बार बीच में गोवा पहुंच गए, तो इन दोनों को पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, और जेल में डाल दिया उनको हाँ, कि भाई तुम प्रोटेस्टेंट हो, या तो कैथोलिक बनो, नहीं तो हम तुम्हें यहीं मार देंगे। तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने इंटरवीन किया और फिर बोला कि नहीं, हम तो कैथोलिक हैं, कुछ कुछ करके जो है फिर ये छूट पाए। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इन दोनों ने। अच्छा, इन्होंने अब अकाउंट्स डाले होंगे, क्या बिल्कुल हुआ इनके ट्रेवलॉग्स में साथ? लिखा हुआ है। मैंने उस किताब में, अपनी किताब में मेंशन भी किया हुआ है कि जो है ये ऐसे ऐसे जो है इंक्विजिशन में ये लोग भी भुक्तभोगी थे। तो ये गोवा इंक्विजिशन जो है, ये क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा जो है वो उसको मानते नहीं बहुत है। ही लेटेस्ट है लेकिन ये तो। हाँ, ये वाह! लेटेस्ट है। मतलब वाह! ये चला था करीब 1530 से लेके 1818 तक। ये 300 साल चला ये। फिर जब थोड़ा सा जब अवेयरनेस आई, तो उन्होंने फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसके
सब के सब जला दिए। कहीं पे कोई ट्रेस नहीं छोड़ा कि ऐसी कोई बात हुई थी, ऐसी कोई कभी कोई घटना भी हुई। तो उन्होंने 300 साल में करीब-करीब 1 मिलियन लोगों को उन्होंने मारा है। अच्छा। 1 मिलियन। तो ये क्रिश्चियंस जो स्पेशली कैथोलिक चर्च जो था वो तो वहाँ पे भी मारता था। जैसे एक किताब है द मैलियस मैलेफिकोव, वो शायद रशियन ने लिखी है किसी। उसमें उसने लिखा किस प्रकार से 60,000 महिलाओं को विच बना के ज़िंदा जला दिया हाँ, चर्च हाँ, में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी मैंने अपनी किताब में लिखा है क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट में हाँ। कि जब ये लोग आए थे अंग्रेज़ तो कैसे हमारी सती प्रथा को इन्होंने एक्सेजरेट किया। हुँ, हुँ। जो जी, विलियम जी, मिंट जी, 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 है ना? जी। विलियम मिंटिक ने और आया हमारे कि हमारे कुछ लोग इतने पैसे लेके वो भी थे, हाँ, जो बाद में बहुत बड़े समाज सुधारक बन गए। हाँ, जैसे राजा राम मोहन राजा रॉय। राममोहन रॉय हाँ, टाइप के लोग। हाँ, 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 तो वो हाँ, हाँ। उन्होंने जो है बढ़ा चढ़ा के कि जो है ये ऐसे क्रूएल लोग हैं, ये बिल्कुल बार्बरिक लोग हैं, हिंदू जो हैं। हिडन हिडन टू द पावर 4। हाँ, हाँ। हिडन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, और जी। अपने जो है वहाँ पे इंग्लैंड में या यूरोप में आपने सही बोला कि जो लेडीज़ थी, जो स्पेशली जो विडोज़ होती थी, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हुँ। उनको विच बना के 60,000 औरतों को उन्होंने 10 साल ये में मारा है। डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड है जी, ये। जी। बिल्कुल। नॉन डॉक्यूमेंटेड उसकी डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, इट्स बिल्कुल। लाइक यू कैन डू इट इन द सिटी, हाँ। पीपल विल फॉरगिव यू बिकॉज़ पीपल विल डॉक्यूमेंट। शहर में, गाँव में हुआ, कहीं दूर के गाँव में हुआ, तो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हुई ना, कितने लोगों हुँ। को जलाया गया। हुँ, 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 हाँ, हुँ। सिमिलरली जो थे जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने बोला ठगी एक था, जो हाईवेज़ पे ठग जो घूमते रहते थे और जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे उनको पकड़ के गला घोंट देते थे। तो ये ठगी का वो मेन था। तो ठगी जो स्टार्ट हुआ था वो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हुआ। जब मुगल सेना जब पूरी डिसबैंड हो गई, तो वो लोग कहाँ जाएँ वो? हुँ, हुँ, हुँ। तो वो लोग जो हैं वो पिंडारी बन गए या ठग बन गए। जी, जी। तो उनके पास जीवन यापन का एक ही तरीका था कि जो है वो ठग बन जाओ और उसी से जो है उस क्राइम से जो है अपना जीवन यापन करें। सो आईएसआईएस इज़ नथिंग न्यू। हाँ। कि कुछ नया नहीं है, मतलब जहाँ सेना डिसबैंड होती है, खत्म होती है, वहाँ पे एक आईएसआईएस खड़ा हो जाता है। वो पिंडारी बन जाएगा, वो ठग हाँ, बन जाएगा, हाँ, हाँ। पर वो रिलेशनशिप है, वो दिख रहा है साफ-साफ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। वो जो है वो ठग बन गए और उन्होंने फिर विलियम मिंटिक ने जो है वो अपनी सेना भेजी और मारा। उसमें भी उस जो जो ठग्स थे या पिंडारी थे उसमें 80% जो है वो मुस्लिम्स थे। हाँ। उनकी लीडरशिप भी उन्हीं की थी, 20% जो है सिर्फ़ हिंदू थे उसमें। अब ये हुआ ठग। उनके यहाँ भी जो है ठग का काउंटर पार्ट था, उसको हाइवेमैन बोलते थे लंदन और उसके आस-पास में। हाँ। एग्ज़ैक्टली सेम मेथोडोलॉजी थी। इंग्लैंड के तो शुरुआत ही चोरी-चकारी से हुआ, हाँ। याद है? वो समुद्र में लुटेरे थे, वहाँ से उधर से इंग्लैंड पहुँच गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चोरी से ही शुरुआत ही करी हाँ, उन्होंने, हाँ, ये हाँ। चोर, पैदाइशी चोर हैं ये लोग तो। तो वो तो मतलब जो भी हमारा पूरा उन्होंने एक्सेजरेट किया, अपने को आपको जो है वो कर दिया उन्होंने कि ताकि जो है हम बता सकें कि हम जो हैं वी आर वर्दी ऑफ रूलिंग इंडिया। द व्हाइट मैन्स व्हाइट बर्डन। मैन्स बर्डन। हाँ, जो जब रुडयार्ड मैंने किपलिंग। पहली बार ये वर्ड सुना ना, हू द फक आस्क्ड यू टू टेक माय बर्डन? आई डोंट वांट हाँ, यू टू टेक माय बर्डन। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? रोमिला थापर पे वापस। हाँ, हाँ। हाँ। तो रोमिला थापर ने भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि जब मुगल आए तो जो है वो मतलब उनको मुगलों के जैसे ही करते थे उनको ऑर्गज़्म हो जाता था रोमिला थापर को। ओह बेबी मुगल आ हाँ, गए। हाँ, कि वो उन्होंने ही हमें बिरयानी बनानी सिखाई, उन्होंने ही कपड़े पहनने सिखाए, हम तो धोती पहन के नंगे रहते थे। हमारी जो महिलाएँ थीं वो भी जो है ऊपर कुछ नहीं ढकती थीं। क्योंकि जो उनसे बचने के लिए ढकना शुरू किया हाँ, महिलाओं के, हाँ, कितने हाँ। ठरकी थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। घूंघट पहनते थे, वहाँ तो कुछ नहीं था, बिल्कुल वो था। तो उन्होंने पूरी हर टाइप से मुगलों को जो है ऐसा महिमा मंडन किया कि उनको बिल्कुल आसमान पे जो है वो बिठा के रख दिया कि वो आए तभी जो है इंडिया बना। इंडिया की उससे पहले कोई हिस्ट्री ही नहीं थी। ऐसा उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया और वो जो जो उन्होंने लिखा आज से 50 साल पहले, वो किताब जो थी उनकी 1990 में मैंने जो है इंजीनियरिंग पास करी। तो 35 साल तो मुझे ही हो गए इंजीनियरिंग किए हुए। उससे पहले 10-15 साल पहले उन्होंने वो किताब लिखी थी। जी। तो वो नैरेटिव अभी भी चला रहा है। जो जितने अभी भी भी स्कूल्स में वही नैरेटिव है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा। रोमिला थापर जो हैं वो अभी हुँ। भी ग्रैंडमदर हैं। तो हिंदू हृदय सम्राट ने कुछ परिवर्तन नहीं किया स्कूलों कुछ में? एक भी परिवर्तन नहीं किया। अच्छा। कभी भी बीच-बीच में आता है कि उन्होंने जो है वो एक लाइन जो है हिस्ट्री बुक्स में अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता है हिंदू हृदय सम्राट जो लोग हैं, वो चाहते हैं मतलब उतना ही रखो जितने वोट मिल जाए। बिल्कुल। मतलब वहीं तक रखो जहाँ तक इनका वोट मिलता रहे हाँ, उनको। स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजिक है, वो ज़्यादा चेंज करना नहीं चाहते हैं वो, हाँ। ताकि जो या है हैसियत नहीं है, शायद औकात नहीं बदल दें, इतनी बिल पावर नहीं है अंदर कि बदल दें। बिल्कुल, बिल्कुल। को हो सकता है कि अभी रूल करना शुरू किया 10 साल से, तो उनको पता नहीं है कि कितने हम जो है आगे जा सकते हैं। ये बहुत सारी उनकी वो हैं, मजबूरियाँ भी हैं और कर सकते हैं, वो शायद पहचान भी नहीं रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए। तो ये जो मुझे ऐसा लगता हिस्ट्री है है कि बाज़ जो है वो लग रहा है, बाज़ को लगता है वो हमिंग बर्ड है। ऐसे तो हमिंग बर्ड बड़ी सारी क्वालिटीज़ हैं। सॉरी हमिंग बर्ड, प्लीज़ आप कंटिन्यू हाँ। करिए। तो जो है वो मतलब इनको पता नहीं है कि इससे क्या हो रहा है, क्या हश्र हो रहा है, तो शायद आगे जाके कभी चेंज हो। बड़ी लो प्रायोरिटी है हिस्ट्री चेंज करना इन लोगों के लिए। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको छोटा-सा, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो एक कैरेक्टर है, उसका नाम है विकास दिव्यकीर्ति, जानते होंगे आप। वो मतलब वो क्या करता है, वो बहुत ही अजीब कैरेक्टर है। वो क्या करता है, वो खुद बिज़नेस करता है, दुनिया को बोलता है नौकरी करो सरकारी, और उसमें अपना धंधा खूब आसमान में पहुँचा के रखता है वो। तो इतिहास पे उसके मतलब बहुत ही लोमेड़ा थापर का सच्चा शिष्य तो वही लगता है मुझे, विकास दिव्यकीर्ति। तो उसने क्या करा, उसने अभी रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट दिया हिंदुओं को, स्पेसिफिकली हिंदुओं के ऊपर, कि तुम्हारे अंदर ये कमियाँ हैं। तो उसमें मैंने कमेंट कर दिया कि भाई बाकी रिलीजन्स की बात कर ले, इसी की यंग बच्चे जो उसके यहाँ कोचिंग पढ़ते होंगे, जो भी उसको प्यार करते होंगे, क्योंकि फ़िल्मों में पैसा लगाता है वो, उसमें आता है हुँ। बार-बार आके अपने आप महान बना के दिखाता है।
उन बच्चों ने मुझे खूब गालियां दी हैं, अच्छा। हिंदू बच्चों ने मुझे खूब गालियां दी हैं, बिना कि सब धर्मों की बात कर रहा है ये, जबकि वो बहुत स्पेसिफिक हिंदू ऋषियों की, देवताओं की बात कर रहा है, पर बच्चे कह रहे हैं नहीं सब धर्मों की बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर आप मेरे को बचपन से समझा रहे हैं कि सभी धर्म एक बराबर है ना? और मेरी बेटी किसी मुसलमान के साथ शादी कर लेती है हाइपोथेटिकली, या क्रिश्चियन से शादी कर लेती है, मैं उसको क्या सोच के रोकूंगा कि बेटा ये गलत है? वो तो बोलेगी आप तो बचपन से सब सब धर्म समान है। अगर सर्वधर्म समभाव है तो वो तो सही कर रही है ना। तो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट क्यों बीजेपी वाले ले आते हैं? या तो बीजेपी वाले साफ-साफ बोल दें, सत्ताधारी दल जो है वो साफ-साफ बोल दे कि भैया सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबके अपने अलग-अलग तरीके हैं, पर वो तो उस दूसरे चक्कर में लगे हुए हैं। हम्म। नहीं, अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे जो जो सरकार में सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, उनको इंटरनेशनल जो है वो पोस्ट भी करना है। ठीक है, उनको करना है पोज़, उनकी सरकार की मजबूरियाँ हैं कि भई प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर हैं, वो नहीं कर सकते। बट इसके लिए क्या है कि इन चीज़ों को करने के लिए जो फ्रिंज ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, वो जो है ऐसे डिप्लॉय की जाती हैं। सारे कंट्री करते हैं इसमें, अब यूएस करता है ना? यूएस सिरोस के थ्रू कर रहा था, है ना? जो पाकिस्तान है वो आईएसआई, उनका आईएसआई जो है उसके थ्रू करता है, अल-कायदा है और उनके जितने भी लश्कर है, तोयबा, ये सब हैं। तो हमारे भी जो है फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, 20-30 साल पहले, जो कि ये काम करती थी, एफिशिएंटली करती थी, बट वो भी खत्म कर दिया गया। उदाहरण? बजरंग दल, अच्छा, वीएचपी। अच्छा। हाँ, तो ये इनकी अपनी महत्ता होती है। इनसिक्योरिटी कितना कितना बड़ा हिस्सा है कि मतलब आपको लगता है जैसे आप आईआईटीएन हैं, जॉब करी आपने, इतिहास किताबें लिख दी। अब अगर आप राजनीति में जाते हैं हाइपोथेटिकली, तो यू आर वन कॉन्फिडेंट मैन कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए। ये मेरी वो ब्रेड एंड बटर नहीं है मेरा। एक बंदा है बचपन से चड्डी पहन के घूमा पूरा देश हाइपोथेटिकली, ठीक है? उसको अचानक से पोज़ीशन मिल गई। वो ज़्यादा क्लिंग करके रखेगा उस पोज़ीशन को कि आप रखोगे? जवाब है वो ज़्यादा पकड़ के रखेगा, क्योंकि उसको और कुछ है नहीं लाइफ में करने के लिए। उसने यही जोड़-तोड़ करा है बचपन से। उसने कुर्सी बचाने के लिए अपनी जान लगा के रखी है बचपन से। यही आता है उसको और कुछ नहीं सीखा उसने, सिवाय इस बात की कुर्सी पकड़ना है मेरे को। उसमें आपसे बहुत ऊपर है वो। अपनी कुर्सी बचाने में तो वो क्या करेगा, वो तोगड़िया को भी निपटा देगा। भाई तोगड़िया से तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि नहीं, कि वो ऐसी बातें करता है जो तुम्हारी राजनीति में नहीं सही है, क्योंकि तुम चाहते हो कि वो व्हाइट वॉश चलता रहे। है ना? या बजरंग दल से तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, या वीएचपी से क्या कष्ट हो सकता है, सिवाय इसके कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कि वहां भी कोई लीडरशिप पनप सकती है। उसके अलावा तो कुछ नहीं नजर आता। 35, 36 या 50 सीटें हारने को तैयार हैं भाई साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बंदा पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं हाँ, कहाँ जा रहा हूँ आपसे, कि बिल्कुल। 35 सीटें हारने को तैयार है कि उत्तर प्रदेश बंदा पसंद नहीं मुझे। मतलब ये कहाँ ले जाएगा। हुँ। एक बात और भी है, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, जितने भी प्राइज हैं कम्युनिस्टों लेफ्टिस्टों का है वो नहीं मिलेगा। नाक रगड़ के मर जाइए, कभी नहीं देंगे आपको। मोहनदास गांधी को नहीं दिया उन्होंने, तुम्हें कहां से देंगे? अगर वो राजा राम छोड़ दे तो क्या पता मिल जाता उनको एक बार को। तुम्हें क्यों देंगे नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, ये प्राइज, उसके चक्कर मत पड़ो। आप समझ रहे हो ना बात को? उसके चक्कर में भाई साहब यहाँ जिन्होंने वोट दिया उनकी क्लास लग रही है और भाई साहब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोबारा हम राजनीति में घुस हाँ, गए। हाँ। अब किताबों की हाँ, चर्चा हाँ, करनी है, हाँ, प्लीज हाँ। प्लीज, सॉरी। हाँ, हाँ, तो हम बात कर रहे थे रोमिला थापर की। तो रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये सब जो हैं उनका सरगना है, लेफ्टिस्ट सिस्टम के। तो उन्होंने हमारी हिस्ट्री को जो है वो बिगाड़ के रखा हुआ है। हमसे भी एंशिएंट टाइम्स में गलतियाँ हुई हैं हमसे, एटलीस्ट इतिहास को लेके, कि हमने जो जब भी हम कुछ लिखते थे, हम अपने काव्य लिखते थे या हम मंदिर का निर्माण करवाते थे या कोई भी इमारत का निर्माण करवाते थे, हम इसमें वो नहीं लिखते थे कि कब बन रहा है और किसने बनवाया। हमको जब अगर मंदिर बनवा रहे हैं तो हमको ये लगता था कि जो है हम तो निमित्त मात्र हैं। हम आए हैं इस धरती पे अपना काम कर्म करने के लिए और फिर चले जाएँगे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, उससे मतलब वो नहीं है। हमें अपना जो है इतिहास में नाम अंकित नहीं करना है ये मेरा मुझे। कर्म था। हाँ, ये हमारा काम था कि हमें मंदिर बनवाना है, हमें ये काम करने हैं, हमें किताब लिखनी है, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसने लिखा। ऋग्वेद है, हमारे 4 वेद हैं, 18 उपनिषद हैं हमारे, 18 पुराण हैं, अनगिनत उपनिषद हैं। उसमें हमें कभी मिलता ही नहीं है कि कौन ऑथरशिप है, कि क्या डेट में लिखी गई है। इसी तरीके से हमारे मंदिर भी हैं, कि हमें पता ही नहीं है कि किसने कौन से मंदिर बनवाए। अजंता है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली किसने बनवाया। सेकंड सेंचुरी जो 2 फेज़ में बनी थी, तो दूसरे फेज़ का तो पता लग गया हमें। राजा थे ना? नहीं, वो खजुराहो के थे। अच्छा, खजुराहो के, हाँ, सॉरी, हाँ। अजंता के तो 2 फेज़ में थे। तो हमें अधिक अजंता को लेके तो बहुत चल रहा है कि एलियंस ने बनवाया है, वो देखा नहीं, होगा वो प्लीज। एलोरा का है अच्छा, वो। एलोरा का हाँ, है, अच्छा। कैलाश टेम्पल का जी है, जी उस पे जी बड़ी चर्चा करूँगा मैं, जी मुझे जी बहुत प्लीज। पसंद है वो टेम्पल। हाँ, जी 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 जी। तो हमसे ये गलतियाँ हुई। तो इतिहास में हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि पुराणों से जो है हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ इन्फॉर्मेशन, कि जो हमने लिखा हुआ है। पुराण रिसेंट है, 2 ढाई हज़ार साल पहले लिखे गए। तो हम उसमें से हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम वही हु है, इज डूइंग इट? नहीं, बहुत सारे लोग हैं अलग-अलग, जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं। इंडिविजुअली कर रहे हैं सब? इंडिविजुअली कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं, नहीं नहीं, है? नहीं, नहीं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रामायण और महाभारत की भी जो डेट्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि कब हुई वो। तो रामायण और महाभारत के जो छंद हैं या श्लोक हैं, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस बहुत है। वेरी गुड पॉइंट। हाँ,
तो वहाँ से वो सॉफ्टवेयर में डाल के वो ट्राई करते हैं कि उस समय जो ये लिखा हुआ है इन्होंने, ये कब था ये। तो कोई कहता है कि बट उसमें हर इंडिविजुअल का अलग-अलग कैलकुलेशन का जो है आंसर है। कोई कहते हैं कि महाभारत जो है 3000 बीसीई में हुई, मतलब जस्ट आज से 5,000 साल पहले। कोई बोलता है 6000 बीसीई में हुई, 9000 साल पहले। तो कुछ पता नहीं है कि क्या क्या है, और आपस में डिबेट जब अगर होती भी है तो लड़ते मरते रहते हैं वो लोग। तो वो मतलब इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो फ़ायदा जो है इन दोनों ने लिया, मुगल्स ने और अंग्रेज़ों ने, कि भई इनका तो कोई हिस्ट्री नहीं है इनकी जो है कुछ है ही नहीं, ये तो अभी लिख दिए गए हैं ये। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस तो अकबर के दरबार में लिखी है, वहीं चित्रकूट में बैठे हुए थे 400 साल पहले, और वो लिख दी है, और उन्होंने कहानी लिख दी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो है हमें इसका नुकसान हुआ कि हम जो है हम एग्ज़ैक्टली बता नहीं सकते। और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होती हैं जैसे कि खुदाई में, तो वो खुदाई में एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, नंबर 1। जो अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट किया वो अंग्रेज़ों ने किया। वो कैसे किया कि जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे वो, तो रेलवे लाइन में बिछाने में बहुत सारे जो हैं वो एक्सकेवेशन हुए, उनको फाउंडेशन बिछानी है, जंगलों से होके जा रही है रेलवे लाइन, जो रिमोट गाँव हैं उनसे होके जा रही है। तो जब वो फाउंडेशन बनाने के लिए उन्होंने खुदाई करी, तो 2 फीट 3 फीट नीचे कभी शिव की मूर्ति मिल रही है, कभी बुद्ध की मूर्ति मिल रही है, कभी कृष्ण की, कभी विष्णु भगवान की, तो ये सब मूर्तियाँ मिली। तो उससे जो है उन्होंने जो है पता करने की कोशिश करी। बट उसके बाद से जो है जब हम स्वतंत्र हुए 47 के बाद से, तो जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका ध्यान जो है, उनका जो फोकस जो है, वो या तो बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स की तरफ रहा, या फिर इस्लामिक मोनूमेंट्स वो की तो तरफ हमारे रहा। चाचा थे, चाचा ने मेक श्योर किया। हाँ, हाँ, चाचा ने ये कहा मतलब कि यही 2 हमारे भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के चाचा थे। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। हाँ। तो वो जो है वो ऐसा हुआ। तो हमारे जो मंदिर थे, उनको वैसे ही रहने दिया गया, टूटा-फूटा, जर्जर अवस्था में, कि ये तो जो है ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। ये तोड़े गए, ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। अच्छा। हाँ, ये अच्छा, नैरेटिव कि था वो ये। जो चेहरा बिगाड़ दिया गया है, वो हाँ। हमारे इतिहास का हिस्सा है कि चेहरा बिगड़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हमारे सारे के सारे मंदिर जो हैं, अधिकतर मंदिर वैसे के वैसे ही हैं, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में तोड़े गए। कोई भी जो है वो बदलाव नहीं हुआ है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं 1 डेढ़ साल पहले मैं ग्वालियर गया था, तो ग्वालियर में बड़ी-बड़ी जैन मूर्तियाँ हैं वहाँ पे। तो उन लोगों ने जो है बीच में कभी फंड रेज़िंग करके, क्राउड फंडिंग करके, उन्होंने जो है विदाउट एएसआई की नॉलेज के, वो क्या क्या हुआ कि जब वो तो बनी थी 1200-1300 साल पहले, 1400 साल पहले। बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं, 25 फीट ऊँची, 30 फीट ऊँची, अरे भाई साहब! ग्वालियर में। हाँ, व वंडरफुल प्लेस। पीते रहिए, हाँ, प्लीज़ हाँ। कंटिन्यू हो जाएगा। तो वो जो है वो 30-30 फीट ऊँची जैन मूर्तियाँ हैं, जो उनके तीर्थंकर हुआ करते थे। तो जब बाबर आया था, तो उसने सब जो है वो ध्वस्त कर दिया। तो इन जैन मुनियों ने, जैन लोगों ने ग्वालियर में क्राउड फंडिंग करके विदाउट नॉलेज के उनकी जो है वो रिपेयर करा ली। जब तक जो उनको पता लगता वो जगते, तब तक कुछ-कुछ मूर्तियाँ रिपेयर हो गईं, और उसके बाद से तुरंत उन्होंने जो है वो स्टॉप कर दिया, एएसआई ने। तो कुछ रिपेयर हो गई हैं, तो वो तो ठीक-ठाक दिखती हैं, बाकी सब जो हैं वो खंडित ही हैं वो। तो अभी तक इस पॉलिसी में परिवर्तन नहीं हुआ है? इस पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अच्छा। कि वो वैसे ही का वैसे ही है। कोणार्क मंदिर देख लीजिए, कोणार्क मंदिर जो है जब अंग्रेज़ आए थे, उससे पहले जब पोर्तुगीज़ भी वहाँ पे, थोड़ी छोटी-छोटी कॉलोनियाँ थी उनकी, तो कोणार्क में ये बोला जाता है कि उसके ऊपर एक मैग्नेट था। हमारा एक जी, जी। आर्किटेक्चर में एक मैं गया हूँ, हाँ। हाँ, तो फंडा रहता था कि ऊपर टॉप पे जो है हम मैग्नेट लगाते थे, और उसमें फिर जो जो भी मूर्ति होती थी वो फ्लोट करती थी मिडल में। ऐसे ही सोमनाथ में था, और ऐसे ही कोणार्क में था। तो वो इतना पावरफुल मैग्नेट था। अब ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई लीजेंड है, मतलब आप ये कह सकते हैं, कोई ठोस उसका वो नहीं है, तो कि जो शिप्स की जो नेविगेशन थी वो भी जो है गड़बड़ा जाती थी। हाँ, ये हमने वहाँ भी सुना था। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे जो है वो जब कोणार्क में गए, तो वहाँ के जो जो कुछ एक एएसआई के लोग थे, उन्होंने मुझे प्राइवेटली बताया। उन्होंने ये मतलब ऑफ़िशियल उसमें ये नहीं बताया कि जो है ये वाक़ई में ऐसा हुआ था। उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था। तो उन्होंने वो मैग्नेट को तोड़ दिया। वो मैग्नेट को जो ऐसा था कि तो जो उसको हटाने से पूरा सब जो स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया उसका, पूरे टेम्पल का। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसके अंदर पूरी जो है वो गर्भगृह में मिट्टी भर दी। अंदर जो है पूरा पैक कर दिया उसको, कि वो इधर से उधर कुछ जो है वो टूट ना जाए, डिमोलिश ना हो जाए। अभी भी मिट्टी भरी हुई? अभी भी मिट्टी भरी हुई है, और अच्छा अभी भी जी। पूरी स्कैफोल्डिंग लगी हुई है। 40-50 साल से वैसी ही स्कैफोल्डिंग लगी हुई है। हमारा इतना प्रोमिनेंट मंदिर है कोणार्क, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। उसके हर जगह जो जो उनके पहिए वो तो हैं। छोड़िए, आपकी वो जो खूबसूरत है, अच्छी बात है, किसी राजा ने बनवाया था। पर वहाँ पे जो कुष्ठ रोग का जो इलाज होता है, हुँ, वो तो सच है भाई। हुँ, कि वहाँ पे सूर्य की किरणें इस तरह से पड़ती हैं कि आप वहाँ पे रह लीजिए, आपको कुष्ठ रोग का इलाज हो जाएगा। भगवान कृष्ण के पुत्र थे सांब, उनका चूँकि वो उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी थी, तो भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया था। तो शायद उनका इलाज भगवान कृष्ण ने वहीं पे बोला था, जाके वहाँ पे कोणार्क में रहोगे तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो वहाँ जाके उन्होंने उसी मंदिर के आस-पास अपना इलाज करवाया था। तो अब मुझे समझ में नहीं आता
कि हिंदू हृदय सम्राट टाइप के लोग हैं, इन लोगों को तो करना चाहिए। आई एम सरप्राइज्ड आप बता रहे हैं बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल। बात, मैं हाँ हाँ सरप्राइज्ड हूँ। हाँ। तो सूर्य मंदिर की बात आई तो एक मुल्तान में भी सूर्य मंदिर था जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने तोड़ दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने काफी एक तो कश्मीर में भी था जो वो उसकी भी हाँ, बात जी, बात जी, करते जी, हैं, जी, वो जी, मार्कंडे टेम्पल है। मार्कंडे टेम्पल। हाँ, तो ये जो मुल्तान का मंदिर था पहले मोहम्मद बिन कासिम ने तोड़ दिया था और उसके बाद महमूद गजनवी ने बिल्कुल ही इसको डिमोलिश कर दिया। तो जो वहाँ पे भी जो सूर्य की किरणें ऐसी पड़ती हैं कि जो है वो आप वहाँ पे लोग जाते थे ठीक होने के लिए मुल्तान, आज से जो है 500-600 साल पहले तक। स्किन के लिए तो मुल्तानी मिट्टी भी आती थी ना बिल्कुल, उसमें। जी, मुल्तानी जी। मिट्टी जो है जी, वो जी। वहीं की मिट्टी है। हुँ, तो वो जो है वो मिट्टी से जो है अभी हम लगाते हैं तो फेशियल वगैरह सब जो है वो उसी मुल्तानी मिट्टी से होता है। तो खैर अभी तो हम जैसलमेर से या बीकानेर से आती है वो मिट्टी, बट पहले उस टाइम पे जो मुल्तानी मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो बेमिसाल थी और वो। सोचूँगा पाकिस्तानी मुसलमान पता नहीं यूज़ करते भी हाँ, होंगे वो क्या? वो प डोंट नो। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट कि ये जो वो जो है क्या नाम है उसका किसका? मैं ना एक्चुअली क्वेश्चंस पे चलता हूँ, हमारी डिस्कशन बहुत ही हेवायर्ड हो रही है, तो मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ हाँ। आपसे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ। ठीक है, आपने कहा था टेम्पल ट्रेजर्स पे, तो उसी से शुरू करते हैं हम टेम्पल ट्रेजर्स पे। तो आपकी एक बुक है, उसका नाम है टेम्पल ट्रेजर्स, ठीक है ना? बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसके, ठीक है? पहला है किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन, द ओरिजिन ऑफ टेम्पल्स इन ह्यूमन सिविलाइजेशन है। इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत डिटेल मैंने बना के रखा है आपका, जो कि आपने लिखा है मेगालिथिक साइट्स इन साउथ इंडिया, स्टोन सर्कल्स, डोम्स, मेनियर्स एंड केन्स, ठीक है? लेकिन जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो आपका इसमें चैप्टर है, मैंने उसको थोड़ा बड़े में लिखा हुआ है। द एज ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड अर्ली हिंदू टेम्पल्स। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे घूम रहा होता है कि हिंदुओं को तो मंदिर बनाना ही नहीं आता था। जैसे अभी ये हो ना कि मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे उस मंदिर के नीचे खोदो, वहाँ बुद्ध मंदिर मिल जाएगा तुमको। ये क्या चक्कर है? तो ये जो है ये भी अगेन रोमेला थापा टाइप के लोगों का एक नैरेटिव है कि ताकि आप जो है वो मस्जिदों को ना खोदें, हमको डराने के लिए कि बुद्धिस्ट को जो टेम्पल्स को हमने तोड़ के जो है वो हमने हमने हिंदू टेम्पल बनाए। तो ये एक जस्ट एक ये नैरेटिव है। मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे उल्टा हुआ है। अंकोर वाट टेम्पल जो हमारा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, उसको बुद्धिस्ट टेम्पल कन्वर्ट कर दिया गया। बिल्कुल। हाँ, तो वो हमें क्लेम करना चाहिए कि हमारे टेम्पल को आप लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लस दूसरा ये है कि एक तो जो हिंदू, बुद्ध और जैन, ये तीनों जो हैं एक ही संप्रदाय हैं, है ना? बिल्कुल फिलॉसफी तीनों की एक ही है, तीनों की एक ही स्टोरी है, तीनों की एक ही भगवान है। हमारे यहाँ भी गणेश हैं, बुद्धिस्ट में भी गणेश हैं, उनके यहाँ भी हमारे जो हैं लक्ष्मी हैं, उनके यहाँ भी लक्ष्मी है, उनको तारा बोलते हैं वो। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो हैं असुर भी जो हैं उनके यहाँ सेम ही हैं। तो जो हमारी जो फिलॉसफी है वो उनकी फिलॉसफी है। अंतर क्या हुआ कि जो हमारी फिलॉसफी में जो कुछ पार्ट था वो उन्होंने जो है उसको मत दिया, उसको उसका बटर बनाया और फिर हमें दोबारा जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया। हमारा मोक्ष जो है उनका निर्माण बन गया, हमारा योगा जो है उनका 8 फोल्ड पाथ बन गया, जो अष्टांग योगा बोलते हैं, जिसको अष्टांग पाथ बोलते हैं वो। तो इस तरीके से हमारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने उन्होंने उसको मतलब मत के जो है उसको एक वो बना दिया उन्होंने। बुद्ध भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं जो है वो अलग मैं एक धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। उनका ओरिजिनल थॉट क्या था? मुझे आज तक वही नहीं मिल पाया। नहीं, मतलब ओरिजिनल थॉट तो ये मेरे था पास वही कि पड़ी है वो किताब है अश्वघोष वाली। हाँ, पर भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं? वो बताइए वो एक ये बार। कहना चाहते थे कि जो जो सफरिंग बहुत जो शुरुआत वाला बताइए, क्योंकि हाँ, अभी तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था बुद्ध धर्म इतना पॉपुलर हुआ कि हमारे ब्राह्मण लोग घुस गए उसमें, उन्होंने बोला बेटा हम बताते हैं बुद्ध धर्म कैसे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध धर्म इतना पॉपुलर, ब्राह्मण लोग यार हमारी सत्ता पे गड़बड़ हो जाएगी, इससे अच्छा बुद्ध बन जाते हैं हम। बुद्ध बन गए, फिर वो भी बिल्कुल अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे जो करंट बुद्धिज्म है, बिल्कुल ब्राह्मणवाद है साफ-साफ, उसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है, बिल्कुल साफ-साफ ब्राह्मणवाद है वो भी। बुद्धिज्म का मेन जो रूट जो थॉट है वो ये है कि डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। मतलब जो भी आप तृष्णा ही दुखों का मूल है। हाँ बिल्कुल, तो जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके और या आप एसेट्स की डिजायर कर रहे हैं, वही जो है आपके दुख का कारण है, वो ये बोलते हैं ये। तो ये जो है वो एक हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारे जो हैं वो ऐसे कल्ट्स हुए हैं जो वो ये बोलते हैं ये कि जो सफरिंग जो है वो इसी कारण है कि आप इच्छा कर रहे हो, आप जिस दिन अपनी इच्छाएं मार दोगे उस दिन आपको जो है वो आप मोक्ष मिल जाएगा आपको। आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर पर्सनल व्यू? कि मैंने बहुत स्टडी करी। आपका क्या व्यू है इस मामले में? क्या बुद्धिज़्म सही है कि इच्छाओं को मार देना चाहिए? या भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? आपको सही लॉजिकल क्या लगा इतनी स्टडी के बाद? स्टडी में ये लगा कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो सच है, वो कि जो 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 सफरिंग है, जो आपकी जो अंदर जो है आप जो नाखुश हैं, आप जो जो दुखी हैं, वो इसी कारण से हैं कि आपके पास जो है वो कुछ इच्छाएं हैं, डिजायर है वो, कि आपको जो है आपके पास अगर ऑल्टो है तो मेरे पास जो है वो टाटा नेक्सस क्यों नहीं है, नेक्सस है तो बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं है। तो ये इस तरीके की इच्छाएं जब तक रहेंगी तब तक जो है आप दुखी रहेंगे। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो इच्छाओं के बिना चल नहीं सकता। आपको अगर ये करना है तो आपको फिर जंगल में जाके आपको तपस्या करनी पड़ेगी
और आप अकेले वहाँ पे जाके रहेंगे, तब तो ये पॉसिबल है। ये एक आइडियलिस्टिक जो है ये थॉट है, ये एक नोशन है जिसको पूरा करना सबकी बस की बात नहीं है। इक्का दुक्का कोई होंगे करोड़ों में जो ये काम कर सकते हैं, ये अदरवाइज जो है ये पॉसिबल नहीं है। और अगर डिज़ायर जो है, फिर दूसरे लोग जो बोलते हैं, जो जो हमारे भी कई बोलते हैं कि जो डिज़ायर है वही ह्यूमन प्रोग्रेस का जो है वो रूट है। वो हम डिज़ायर करते हैं, इसीलिए जो है हम यहाँ तक पहुँच गए, हम कि हम चाँद पे जो है वो अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। व्हाट इज मोर लॉजिकल कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अर्जुन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, उंगली कट गई उनकी, रात रात भर तीर चला रहे हैं जग जग के, ठीक है ना। इच्छा उनकी है कि मैं टॉप धनुर्धर बन जाऊं, इसीलिए कर रहे हैं वो। और उसके वो बनने के लिए पेन के थ्रू, सफरिंग के थ्रू वो गुजर रहे हैं, बहुत तगड़ी सफरिंग, अपने शरीर को, अपने मन को उसके थ्रू ले जा रहे हैं। हो सकता है वो एंजॉय भी करते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर आउटसाइडर लगेगा भाई ये कौन सी सफरिंग है। सफरिंग तो वो भी है, ऐसा थोड़ा आप ये नहीं कह सकते ये सफरिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो सफरिंग की परिभाषा दी भगवान बुद्ध ने कभी की, सफरिंग की ये परिभाषा होगी। नहीं, सफरिंग मतलब कोई जैसे कोई बीमार पड़ गया और कोई जो मतलब दुखी है बिना बिना किसी कारण के, यही मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, तो वो सफरिंग है। आप बीमार पड़ गए, आप बुढ़े हो गए, तो वो सब बोलते हैं कि ये सब जो है ये इससे मुक्ति पाओ, इससे तो ये उनका एक वो थॉट था जो मेरी समझ से वो बहुत आइडियलिस्टिक है। तो कोई जो है इक्का दुक्का जो मोनेस्ट्रीज में जो बुद्ध होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, वो वही कर पाते हैं। वो बाकी लोग तो जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि जो चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, अगर आप टू रिलीजियस हो रहे हो, एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल माय कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी, हाँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी रिलीजन एक्सट्रीम पे पहुंचता है, इट्स ये जैसे एक शेर था ना कि ये कैसी मोहब्बत कहाँ के फसाने, ये पीने पिलाने के सब है बहाने। कुछ हो सकता है कुछ धार्मिक, जेन्युइन धार्मिक लोग, और मैं छोड़ दूं, बाकी तो जितने मंदिर, मठ, मस्जिद, बुद्धिस्ट जगह हैं, अगर आप डीप में जाओगे, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी और फंडिंग। मुझे ऐसा लगता है, लगातार लगा है मुझे। नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो इरोटिक जो इमेजेस बनी हुई है उनके नहीं, बारे में। मैं कह रहा हूँ कि द डिजायर टू हैव सेक्स विद डिफरेंट वुमेन ऑफ दीज बाबाज, इट कैन बी एनी बाबा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो एक्चुअली क्या है कि ये जो मेल्स का जो वो रूट है, वो हम लोग बाय नेचर, बाय डीएनए हम लोग पॉलीगैमस हैं। मतलब वी वांट टू हैव इंटरकोर्स विद एज मेनी वुमेन एज पॉसिबल। बिकॉज वी आर चिंपैंजीज हाँ किड्स। हाँ, तो हमारे जो है वो बहुत शुरू में जब कबीले हुआ करते थे, आज से 2-3 हज़ार साल पहले, तो एक अल्फा मेल होता था उस ट्राइब का। आज भी शायद होते हैं जो ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में या अफ्रीका में, तो उनका एक अल्फा मेल होता है। वही सारी जो हैं जितनी भी महिलाएं हैं वो उसकी वो होती हैं, वो बाकियों को जो है वो मिलता है। तो हरम हमारा कह लीजिए। हाँ हाँ, तो डीएनए हमारा जो है वो कल्चर और सिविलाइजेशन ने जो हमें मोनोगैमस बना दिया हमें। तो ये है, तो ये तो अब अल्फा मेल ने से तो हुआ कि मतलब मैं शादी नहीं करूंगा, हाँ मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने। हाँ तो ये वही वाली बात हो गई ना कि भाई आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू वन बिकॉज आई वांट मेनी। मैं सभी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर कोई ऐसा है, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बहुत सारे ऐसे ये हैं। फीलिंग बाबाओं पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये फीलिंग हम सबके अंदर आई है कि हम जो हमारी जो है बहुत सारी जो है वो मतलब पत्नियां हो, हमारी मल्टीपल पत्नियां हो, हम सबके साथ एंजॉय करें। तो हमारे जो हिंदू धर्म है और बुद्ध है और बाकियों ने तो हम कंट्रोल कर लिया कि हम लोगों को मोनोगैमस बना लिया है। इस्लाम जो एक ऐसा धर्म है जिसने जो है मल्टीपल वाइफ का परमिशन दिया। मल्टीपल वाइफ मीन 4 वाइफ का, तो 4 वाइफ एट ए टाइम। इसमें भी ये कंडीशन है एट ए टाइम। एट अ टाइम, एट ए टाइम। और यू कैन डिवोर्स समबडी एंड गेट अनदर वन, यस, बट यू कैन हैव फोर, फोर मिनिमम ऑफ फोर यू कैन हैव। यस, नहीं मैं नॉट मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ 4 मैक्सिमम। एंड अनलिमिटेड सेक्स स्लेव्स। तो उन्होंने जो है वो इस कंडीशनैलिटी पे, इस कंडीशन पे, हमारी जो ये कंडीशनिंग है उस पे कोई वो नहीं रखा। उनका क्या उसका लॉजिक था इनका कि जो है कि हमें जो है इस्लाम को दिन दूनी रात चौगनी जो है वो जो पॉपुलेशन बढ़ानी है हमें। तो जितनी ज़्यादा जो है फीमेल होंगी आपके घर में, उतने ज़्यादा बच्चे होंगे आपके। तो ये फीलिंग जो है, ये चीज़ जो है ये हर जगह पे चल रही है आज भी। अब मेरे दो थॉट्स हैं इस मुद्दे पे। पहला थॉट मेरा ये है, हिंदुओं ने महिलाओं को आजादी दी कि आप जो है अपने हिसाब से रहिए, अपने हिसाब जिंदगी जी, जो आपको सही लगता है वो करिए। नहीं, आज़ादी दी नहीं है, आज़ादी हमारे मान यहाँ लेते हैं आजादी थी उनकी, हमेशा से पहले थी। से हाँ हमेशा से रही, हाँ hypothetically। हाँ। अब क्या है कि उस आजादी की वजह से आज की जो हिंदू महिला है वो ये कहती है कि भैया मैं एक ही बच्चा पैदा करूंगी, मैं भी उनमें से एक हूँ। है ना। सुन हाँ लीजिए हाँ पूरी बात, एक ही, या मैं नहीं पैदा करूंगी, या मेरी मर्जी है, जो मैं करना चाहूंगी वो करूंगी, ठीक है, गुड, वी शुड रिस्पेक्ट इट विदाउट अ डाउट। मुसलमान महिला जो है उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, उससे पूछा ही नहीं जा रहा, है ना। तो वो क्या कर रही है, वो जितने उसको बच्चे अल्लाह की देने, जितने पैदा करना उतना करती जा रही है। वो number of the population, the birth rate of a Muslim woman is way higher than a Hindu woman because she doesn't want to produce babies. वो free है. Over a period of time, there will be enough Muslims, right, to make sure that this freedom is killed once and for all.
तो आपको नहीं लगता है बहुत ही स्केरी सिचुएशन है जहाँ पे जो फ्रीडम आपके पास है, उस फ्रीडम की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, आप उस फ्रीडम को किक इन द बट मार रही हैं। धीरे-धीरे क्या हुआ, उधर से पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि अब आपको बोला जा रहा है एक काम करो, अब तो हमारे हरम में हो, जो कहा जाए वो करो, जो बोलूँगा वो करो। नहीं लग रहा आपको ये नहीं, स्केरी सिचुएशन नहीं आ रही नहीं, धीरे-धीरे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी बंगाल में, केरला में, कश्मीर में ये ऑलरेडी हो रहा है। तो इस आप उसके पक्ष में हैं, तो आप डिफेंड करिए अपनी सिचुएशन हाँ, को। हाँ, तो मैं डिफेंड ये कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ैक्टली जो है, ये मैंने अपनी पहली किताब स्विफ्ट हॉर्सेस में ये लिखा हुआ है कि हम जो है क्यों बच गए हम उनके ऑनस्लॉट से। जितनी बर्बरता इन्वेडर्स ने दिखाई है, उतनी बर्बरता जो है इंडिया में एटलीस्ट वो किसी ने नहीं दिखाई है। तो वो तब भी हम बचे रहे क्यों? अभी मैंने जैसे बात करी कि पर्शियन जो है वो 10 साल में खत्म हो गई। इजिप्शियन जिन्होंने पिरामिड्स बनाए, वो 3-4 साल में खत्म हो गए। वो पहले उनको क्रिश्चियनिटी ने खत्म किया और उसके बाद इस्लाम ने खत्म कर दिया। ग्रीक और रोमन और फिर इनका और फिर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, न्यूजीलैंड में माउरी और पता नहीं कितने, सबके सब खत्म कर दिए उन्होंने 10-10 मोरी साल। मोरी और माउरी हाँ, दोनों। हाँ, सबको खत्म कर दिया। वो हम क्यों बचे रह गए? हमारे अंदर ऐसा क्या था? तो सबसे बड़ा जो रीज़न था, वो था हमारी पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी भीमकाय थी हमारी, हम जो है मारे से भी नहीं मर रहे थे। सन 700 से लेके 1910 तक, जब पहला सेंसस हुआ, तब तक हम 10 करोड़ लोग थे हम। 10 करोड़ को मारना जो है वो आसान काम नहीं है। आप कैसे मारोगे? औरंगज़ेब ने को बगदाद के खलीफा ने पूछा कि यार तुम इतने कट्टर हो, इतने बर्बर हो, इतने क्रूर हो, तब भी तुम खत्म नहीं कर पा रहे। तो औरंगज़ेब ने गुस्से में जवाब दिया कि इतने सारे लोग हैं, कैसे मारे हम इनको? तो हमें जो बचाया, जो प्राइम रीज़न था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, वो था हमारा पॉपुलेशन। और अब हमारी बर्थ रेट 1.6 है, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो। टू सर्वाइव द बेसिक पॉपुलेशन वी हैव टू बी एट 2.1 एंड हिंदूज बर्थ रेट इज 1.6। पता नहीं, मुझे सेंसस में तो शायद लिख के आता है कि हमारी 2 है, उन लोगों की 2.3 है। 2.8 है उनकी। 2.8 है, 2.8 है। बट सेंसस जो है वो इस मामले में थोड़ा 1.6 है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करी है, एक प्रोग्राम के दौरान मैंने बहुत रिसर्च करी। सिखों की शायद 1.4 पहुंच गई है, हमारी 1.6 है, जैनों की तो शायद 1 पे है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पॉपुलेशन कोलैप्स। रोम इसलिए नहीं बर्बाद हुआ, रोम इसलिए बर्बाद हुआ, रोमन लोग पैदा होना बंद हो गए। और ये डेटा जो है एटलीस्ट जो उनका डेटा है, वो डेटा गड़बड़ है वो, क्योंकि वो जो है वो मुसलमान बस्तियों में जा ही नहीं पाते हैं। वो जो सेंसस के अधिकारी होते हैं, उनको वो जो बाहर बैठा दिया जाता है कि आप बैठो, एक-एक करके आएँगे, हम बताएँगे कितने बच्चे हैं। तो अगर उनके 5 बच्चे भी होते हैं, तो 2 की ही जो है वो गिनती कराते हैं। तो वो जो डेटा कलेक्शन है, वो इटसेल्फ जो है वो रॉन्ग है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ पे चला जाए। मुझे लगता है कि हमारा देश इज गवर्न्ड बाय मॉब्स। अगर मॉब है आपकी अच्छी खासी, है ना, जैसे आप अग्रवाल हैं, सारे अग्रवाल मिल गए, बोले आज से हम जो है 4 शादी करेंगे, और सारे अग्रवाल मिल गए और सड़क पे उतर गए पूरे देश के। देखिए ना, आपको परमिशन मिल जाए 4 शादी करने की, मैं अपना शो बंद कर दूंगा और नाम बदल दूंगा मैं आज। मैं सच, यकीन मानिए, हमारा देश इज ऑल अबाउट मॉब। यू शो मॉब, द जुडिशरी विल लिसन टू यू, पॉलिटिशियन, एवरीबॉडी विल लिसन टू यू। इट्स ऑल अबाउट बीइंग मॉब। हमारे यहाँ मॉब का ये आलम है कि जैसे मैं राजपूत हूँ और 5,000 राजपूतों ने बोला हम सड़क बंद करेंगे, राजपूतों को उनके अधिकार चाहिए, हाइपोथेटिकली। सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सेंड आर्बिट्रेटर, राइट, कि जाइए बात कीजिए, देखिए क्या मांगे हैं उनके। वो बोलेंगे मारो सालों को, उठाओ, सड़क क्या कब्जा कर रखी है उन्होंने, बोलो साइड में जाके बैठे। लेकिन शाहीन बाग होता है हमारे देश में, वहाँ हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय आर्बिट्रेटर भेजता है, जाइए बात के देखिए क्या डिमांड्स है इनकी। तो इसका मतलब हमारे देश में मॉब की सुनी जाती है। यू बिकम मॉब, पीपल विल लिसन टू यू। नहीं, वो तो जो हमारे फार्म लॉज आए थे, तो वो किसानों बैठ गए थे वहाँ संगूर उस पे, तो उनकी भी बात मानी कितने गई। बेशर्मी से उनको वापस लिया गया था, हाँ, और जबकि उसमें पूरे देश के किसान तक नहीं आए थे। हाँ, सिर्फ अगर मैं तमिलनाडु किसान में था वहाँ पे, हो सकता है मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ थी। मैं कर्नाटका किसान हूँ, मैं उड़ीसा किसान हूँ, मैं आया था, मैं नहीं आया था। 5 लाख लोग बैठ के क्या 1 अरब 42 करोड़ लोगों का फैसला ले सकते हैं? हमारे देश में बिल्कुल ले सकते हैं, लिया उन्होंने भाई। और सो कॉल्ड हमारे जो अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल के समकक्ष रखने वाले हमारे गृहमंत्री जी हैं, उनका अगर आप शासनकाल देखें, तो जो वो थे, क्या नाम था जो पुराने गृहमंत्री थे उनका, राजनाथ जी। राजनाथ जी का शासनकाल इनसे बेहतर है। उनके शासनकाल दिल्ली में दंगा नहीं हुआ, उनके शासनकाल में शाहीन बाग नहीं हुआ, उनके लाल किले में कोई नहीं चढ़ा। लेकिन बताइए, इतना ताकतवर गृहमंत्री हमारा है, ये आलम है, बताइए। आपने इरफान हबीब का एक वीडियो चलाना बेटा जरा यूट्यूब पे। इरफान हबीब रणबीर अलाहाबादिया से बात कर रहे थे। नो, इरफान हबीब नहीं, क्या नाम है वो जो साउथ के वो हैं, एएसआई वाले हैं, मोहम्मद, के मोहम्मद। के मोहम्मद साहब। हाँ, हाँ, के मोहम्मद वाज हाँ, टॉकिंग टू अलाहाबादिया। हाँ, मुझे सुना है मैंने वो। जी, जी। हाँ, अलाहाबादिया ने पूछा उनसे कि भैया ये एएसआई में कितनी इन्वेस्टमेंट है? तो उन्होंने बोला भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है एएसआई में। ही वाज़ वेरी अपफ्रंट, ही सेड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है एएसआई में। बाथरूम और टॉयलेट बनाने में सारा पैसा चला जाता है। एएसआई की फंडिंग जो नए रिसर्च है उस पे काट दी गई है। कोई फंडिंग नहीं होती है एएसआई में।
उसमें जो है यहाँ पे ग्वालियर के पास में ही एक बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जो अक्सर मोहम्मद साहब जो हैं उसका जिक्र करते जी, हैं। जी, जी। जिसको बचाने के लिए वो डाकू कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया था जो नहीं, 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 हाँ, नहीं, 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 नहीं। तो अच्छा। इसकी कहानी ये है कि बटेश्वर टेम्पल है, ये करीब 1200-1300 साल पुराने टेम्पल हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहले अर्थक्वेक आया 1-2 बार, और मतलब उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम नहीं तो 1000 टेम्पल होंगे। उसमें एक बार अर्थक्वेक आया और दूसरी बार जो है वो मुगलों ने उसको तोड़ दिया, उसको सारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। एक स्टोन जो है वो अपनी जगह पे नहीं था। तो मोहम्मद साहब को जो है वो उनको रुचि हुई कि हम यार ये जो है इसमें कुछ किया जा सकता है, ये डुएबल चीज़ है ये। तो उन्होंने करना शुरू किया वो। तो वो बताते हैं कि ये निर्भय सिंह डाकू, चंबल एरिया है ना वो तो, कि निर्भय सिंह जो डाकू था, निर्भय गुज्जर। निर्भय गुज्जर, जी, हाँ, जी, 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 हाँ, हाँ, तो हाँ। वो जो है वो पहले उनके छुपने की जगह थी वो। हाँ, हाँ, उन हाँ। पत्थरों के पीछे वो छुपते थे वो हाँ, लोग। हाँ, हाँ। डाँका डाल के आए और छुप गए वहाँ पे। तो वो जब वहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की लॉबी पहुँच गई वहाँ पे, और रोड वोड भी बन गई, तो वो उसको गुस्सा गया वो उसको। तो वो उनको जो है पकड़ लिया उनको, मोहम्मद साहब को, कि जो है ये तुम जो है क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने बताया कि ये तो भई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आपके जो है वो मंदिर जो हैं वो मैं ठीक करने आया हूँ। तब उसको पता लगा, तब उसने बोला अच्छा ये मंदिर थे, उसको पता ही नहीं था। तब उसने संरक्षण दिया और उसके बाद जो है वो मंदिर बने। फिर वो बताते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद शायद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद उसको ज़्यादा दिक्कतें आईं उनको, एएसआई को, कि वो जो है वो कैसे करें। फिर बाद इंटरवेंशन शुरू हो गया ब्यूरोक्रेट्स का, इन सब का। तो अभी भी जब मैं गया था 2022 में, तो वहाँ पे जो उन पत्थरों से कम 10 मंदिर तो उन्होंने रेनोवेट कर दिए हैं। वो भी, उसमें भी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, उसमें सब प्राइवेट कंपनीज़ की है, जो सीएसआर करते हैं। जी, जी, जी। तो जैसे इन्फोसिस था, इस टाइप के जो हैं 4-5 कंपनी और थीं, वो जो फंडिंग करके एक-एक मंदिर जो है, अभी समझिए 10 या 6 से 10 मंदिर जो है रेनोवेट किए गए हैं, और कम से कम नहीं तो 100-200 और भी रेनोवेट किए जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन फंडिंग ही नहीं है उनके पास। आपको नहीं लगता कि भारत भारत सरकार में जो आपने कहा ना कि ब्यूरोक्रेट्स कूद पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार या उसकी मशीनरी से जुड़े जो भी लोग हैं प्रॉपर बुलीज़ हैं वो। जब बड़ा बुली आता है तो बिल्कुल चुपचाप दुम दबा के निकल लेते हैं। लेकिन जब कोई गरीब आदमी होता है तो उसके सामने तो ऐसे मतलब अ, चौड़े हो जाते हैं कि कैसे कर सकता है तो बताते हैं तुझे अभी-भी। तो ये टॉप डाउन मैनेजमेंट होता ही है। जी, जी। तो जो ऊपर वाला जो सोच रहा है, जो ऊपर वाला बोल रहा है, उसके हिसाब से पूरी मशीनरी एक्ट करती है। ये हर जगह पे होता है, ये हर कंट्री में होता है, और हर कंपनी में भी ऐसे ही होता है कि जो आप सोच रहे हैं, तो वही आपके नीचे सबऑर्डिनेट का सोचने लगेंगे। तो ये हर जगह पे, और जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे फिर गवर्नमेंट गिर जाती है। जैसे बांग्लादेश में भी हुआ। जी, जी। तो वो मिसअलाइन थे शेख हसीना बाकी लोगों से, हाँ, हाँ। तो वो निकल गई वो। तो इस तरीके से वो ये हर जगह पे है उस ये। पे तो मेरे व्यूज़ बहुत अलग हैं। मेरा हाँ, ये हाँ। कहना है हम कि किताबों पे स्टिक रहते हैं वैसे, हैं? किताबों पे स्टिक हाँ, रहते हैं बट उस पे मेरा व्यू बहुत सिंपल हाँ। है कि अगर मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे पड़ोस में नहीं सँभाल पा रहा हूँ मैं और मैं विश्व गुरु होने की बातें करता हूँ। ठीक है? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ठीक है? अल्लामा इकबाल थे तो मुसलमान, पर वो बार-बार कहते थे कि मेरे दादाजी जो है ब्राह्मण थे। हाँ, थे, बोलते नहीं थे, थे। हाँ, हाँ, तो अल्लामा इकबाल कहते थे कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, ज़िंदा मगर है अब तक नामो-निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो उसमें मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे वो अपने दादाजी की बात कर रहे थे कि हम नहीं मिटे हैं, मतलब दादाजी नहीं मिटे, वो तो मिट ही गए थे। अल्लामा इकबाल वरना नाम अल्लामा इकबाल क्यों रखते हैं अपना? पर उनके अंदर का जो ब्राह्मण था उसने वो लाइन उनसे लिखवा दी कि ये लाइन लिखो, है ना? तो ये एक बात और बताइए मुझे कि ये बहुत सारे आरोप पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, एक शब्द बार-बार यूज़ होता है, हिंदू माइथोलॉजी। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो रोज़ बजरंगबली का व्रत भी रखते हैं, नॉन-वेज नहीं खाते हैं, लेकिन जब बजरंगबली की बात करें कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी। ये इन लोगों से आप क्या कहेंगे? ये माइथोलॉजी वर्ड जो है वो मिथ से बना है, मिथ प्लस लॉजी। मिथ मतलब झूठ, है ना? कि तो मतलब जिनके लिए व्रत रखना वो झूठ है वो। हाँ, नहीं, तो ये अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया कि हमारी जो जो इतिहास था, अभी हम जैसे हमने बात करी कि हमने जो है वो जैसे लिखना चाहिए, जैसे आज का फॉर्मेट है लिखने का, जो ऑथरशिप है, डेट है, वो सब हमारे ग्रंथों में थे ही हैं। हमारे रामायण में भी नहीं था, हमारे महाभारत में भी नहीं था कि किसने लिखी, कब हुई, क्या हुई। बट हम डीप गए ना, हमने ग्रहों की पोज़ीशन लिख डाली हाँ, ना। लिख दिया, लेकिन जो फॉर्मेट है वो डेट का जो है वो था नहीं वो। जबकि हमारे कैलेंडर बहुत सारे थे। स्वतंत्रता के टाइम पे भी हमारे कम से कम 30-40 कैलेंडर थे। अच्छा। हाँ, तो एनीवेज़ तो फिर अंग्रेज़ों वैक्यूम था इसमें। तो अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने बोला कि ये भई ये सब चीज़ें जो हैं इनकी महाभारत, रामायण और ये सब जो हैं ये मिथ हैं, ये झूठ है ये। ये तो अभी गढ़ दी गई है कहानी। ऐसा नहीं है कि आपका शुरू से होता हुआ आया है। तो उन्होंने उसको मिथोलॉजी नाम दे दिया उसका, कि इसका कोई प्रूफ़ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो इसलिए आप जो है ये मिथोलॉजी में आ जाओगे। नॉर्मली उन्होंने सारे जितने भी पैगन जिसको बोलते हैं, पैगन गंदा वर्ड है वैसे, बट जो पैगन जो 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 इन अब्राहमिक रिलीजन के अलावा, हाँ, इन 3 को छोड़ के, 3 में वो ठीक हैं वो,
जो सबसे जो ओरिजिनल वाले हैं ज्यूस, ये बदमाश ये दो ही हैं। तो ये दोनों ने जो है हर उसको जो है वो मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी भी बोलते हैं, रोमन मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी, इजिप्शियन मैथोलॉजी, सबको मैथोलॉजी कर दिया। मेरा कहना है सर, तुम जो बोलना है बोलो, हमारे को मत बोलो, कम से कम हाँ। मैं तो ना बोलूं। हाँ, तो ये जो है अभी ये अवेयरनेस का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है, कि हम जो है लोगों को ट्रेन करें कि ये वर्ड नहीं बोलना है, कि मिथोलॉजी नहीं बोलना है, हमें बोलना है पौराणिक कहानियां, वैदिक कहानियां, है ना, रामायण महाभारत की कहानियां। आप मिथोलॉजी बोलोगे तो मतलब खुद ही आप अपने आप को निगेट कर रहे हो, आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं, मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो झूठ है वो। हाँ, तो आपको लगता नहीं, इसीलिए जो वीएस नायपॉल ने कहा था कि इट्स अ वुंडेड सिविलाइजेशन, वो चोट बहुत गहरी है, वो कंफ्यूजन लगातार बना रहता है। मैं अभी जो टेड टॉक में जो आप चर्चा शुरू में कर रहा था, वहाँ पे आईएएस अधिकारी भी आई थी, कोई महिला थी। वो भाई साहब बार-बार हिंदू माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी करे जा रही थी। अब मेरे से व्यक्ति से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, पर क्या करें? और वो ये क्लेम करती हैं कि वो गुरुवार को उसमें भी उन्होंने क्लेम करा कि मैं पूजा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो ये है एक्चुअली, हमको ट्रेन करना है कि आप ये वर्ड ना यूज करें। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। आज से 4-5 साल पहले सब लोग, किसी की मृत्यु होती थी किसी के घर में, तो सब जो है रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस बोलते थे। अभी इतना ट्रेन हो गए हैं कि अभी लोग कम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ओम शांति ही लोग लिखते हैं, है ना, उनकी आत्मा को शांति दे, ये सब लिखते हैं। रेस्ट इन पीस कम हो गया है, जैसे पहले 90% था तो वो अभी 10% रह गया है। तो ये बात जो है ये ट्रेन करने की है, एजुकेट करने की, आपको ये शब्द यूज करने हैं। तो वही है, जब तक हम बोलते रहेंगे कि मेथोलॉजी यूज नहीं करना है, तो कुछ सालों बाद जो है वो हो जाएगा अपने आप ही है। आज से 7-8 साल पहले आप रोड पे देख लीजिए, कोई भी एम्बुलेंस जा रही होती थी तो कोई रास्ता नहीं देता था, तो ऐसे इतने सारे ऐड चलाए गए, तो अब जो है सब लोग रास्ता देते हैं। एक भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जो एम्बुलेंस को रास्ता ना देता हो, चाहे जितना जाम है। तो ये सब नैरेटिव की बात है, आपको कैसे ट्रेन करना है, एजुकेट करना है लोगों को। हिंदू मंदिरों ने बुद्धिस्ट मंदिरों को अडेप्ट कर करके अपने मंदिर बनाए, उनका अपना कोई ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन आइडिया नहीं था, ऐसे आरोप लगते हैं हिंदुओं का। जी। हिंदू मंदिरों में जो बने थे बुद्धिस्ट मंदिरों की कॉपी कर करके बनाए उन्होंने, उनका अपना कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं। अच्छा, तो ये जो है इसमें रास्ता बीच का है। हमारे जो वैदिक जो काल था, आज से करीब जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो 5000 या 6000 बीसी। अब ये डेट्स भी जो हैं ये चेंज होती रहती हैं, ये है ना। और हो सकता है वैदिक काल जो है जब और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आए तो 10,000 बीसी हो जाए, बट अभी के 12,000 तक तो है कि 12, जैसे गुबेकली चपी जो है, जो तुर्की में मिला है। हाँ, अब उसके साथ भी कहा जाता है कि वहां पे भी शिवलिंग टाइप का स्ट्रक्चर पाया गया है, पर वही वाली बात है, जो आप पे नहीं मानता वो कहता है कि आपका क्या, आप तो किसी को भी शिवलिंग बना देंगे। तो जो भी है, तो वैदिक काल में हम लोग कैसे पूजा करते थे, जो मेन जो था, जो पूजा करने का था वो था अग्निकुंड। हमारे उस समय वैदिक काल में 3 भगवान थे, इंद्र सबसे बड़े थे और दूसरे वरुण और तीसरे अग्नि। तो अग्नि जो थी वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि जब हम कोई आहुति देते थे तो ये माना जाता था कि अग्नि जो है सीधे देवताओं के पास लेके जा रही है आपकी आहुति, आपकी प्रार्थनाएं। तो वो जो है इजीली ट्रांसपोर्टेबल मोड था वो अग्नि। वो चीज़ जो है, इंद्र और वरुण तो डिक्लाइन हो गए हायरार्की में, अभी ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, लेकिन अग्नि का स्थान अभी भी वैसे ही है। हम घर में हवन करते हैं, घर में होम करते हैं, शादी में, हमारे विवाह में जो है हम 7 फेरे लेते हैं अग्नि के। तो अग्नि का स्थान है अभी भी, क्योंकि हम मानते हैं कि अग्नि जो है एक अच्छा एक मीडियम है हमारी प्रार्थनाएं ऊपर लेके जाने का। तो वो अग्निकुंड होते थे उस समय और डिफरेंट डिफरेंट शेप के अग्निकुंड होते थे। तो अग्निकुंड कोई स्क्वायर टाइप का, जैसे ये टेबल दिख रही है आपको, फिर ये कुछ रेक्टेंगल होते थे, कुछ जो होते पैलोग्राम होते थे, कुछ बर्ड शेप के भी होते थे। तो सबका प्रयोजन अलग अलग होता था कि स्क्वायर बनाएंगे तो ये मिलेगा, पैलोग्राम बनाएंगे तो ये मिलेगा, बर्ड वाला बनाएंगे तो ये मिलेगा, किसी से फल जो थे, जो उसके फल थे, जो प्रयोजन था वो डिफरेंट डिफरेंट थे। तो ये जो है इस तरीके से हम पूजा करते थे और वो टेम्परेरी होते थे। तो जो सबसे बड़ा जो हवन होता था उस समय वो होता था 12 दिन का। हाँ, कुछ अग्नि चयन भी जिसको बोलते हैं, वो एक महीने भी से चलते थे वो, बट जो 12 दिन वाला था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो। और फिर उसके बाद जब खत्म हुआ तो उसको खत्म कर देते थे, अग्निकुंडी खत्म कर दिया, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता था। बट डोंट यू थिंक वी ऑलवेज बिलीव्ड इन टेम्परेरिज्म ऑफ द बिल्कुल वर्ल्ड? बिल्कुल, टेम्पररी है। हाँ, सब टेम्परेरी है। तो इसीलिए जैसे अभी भी हम गणपति और जो दुर्गा पे जो है हम विसर्जन करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट है कि हम लोग निमित्त मात्र हैं। तो जो हर चीज़ अस्थायी है। तो एक मैं रिसर्च पढ़ रहा हूँ कि रिसेंट आर्कियोलॉजी डिस्कवरी इन सऊदी अरेबिया अनवील्ड एंशिएंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन 8,000 ईयर ओल्ड temple Al Faw southwest of Riyadh. Temple carved into rock and edge of Mount Tuwaiq features altar indicating ritualistic practices of that time. It looks like an Agnikund. ठीक है? It feels like an Agnikund, but it's not an Agnikund. वैसे ये काशी और मथुरा के मंदिर जो हैं वो मंदिर दिखते तो हैं बट है नहीं।
ये मतलब मैं सच बता रहा हूँ हाँ, क्योंकि है ना मैं पढ़ रहा हूँ तो वो कह रहा है कि अग्निकुंड जैसा तो है हाँ, पर अग्निकुंड नहीं है मतलब आपको लग सकता है एक बार को देखने में हुँ, पर अग्निकुंड नहीं है। हाँ। चलिए हम वापस आते हैं अपने डिस्कशन जी पे, जी तो जी वो जी अग्निकुंड से हम जो है वो से प्रार्थना करते थे और फिर बाद में यज्ञ भी होता था, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, उस टाइप के। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक एक नीड फ़ील हुई कि कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, कि बार-बार जो है वो कॉस्ट भी लगती है, आप बना रहे हो दोबारा से वो, फिर से नष्ट कर रहे हो उसको। तो कहीं पे कुछ एक एक कल्ट आया या सेक्ट आया, उसने बोला कि हम परमानेंट बनाएँगे। जब परमानेंट एक बन गया, तो फिर जो है जब हवन खत्म हो गया, यज्ञ खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ, वो घर चले गए लोग। तो उस पे फिर जो है वो जानवर आ रहे हैं या कोई और भी ट्रेसपासिंग हो रही है उस पे, है ना? या फिर जो जो बारिश से फ्लड आ गई तो सब खराब हो गया। तो उसका कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उसको जो है वो अग्निकुंड को रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे, ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पे 3 फीट 4 फीट ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म पे बनाने लगे, ताकि पानी ना आ जाए, जानवर ना आ जाए, उस इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ से ये मैं बता रहा हूँ आपको इवोल्यूशन कैसे हुआ, धीरे-धीरे इवोल्यूशन, जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना, हम जो है वो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, फिर निएंथ्रल हुए और फिर अब होमो अब उस सेपियंस पे हो भी गए। सवाल उठ रहे हैं हाँ, दैट हाँ, थियरी इज आल्सो बीइंग चैलेंज्ड अब रिसेंटली अभी तक हाँ तो वही है ना? तो ये अग्निकुंड जो है धीरे-धीरे इसका इवोल्यूशन होता गया। फिर उसके बाद सुंदर दिखाने के लिए रेलिंग बन गई, उसके ऊपर पानी बारिश ना आ जाए तो छतरी बन गई उसके ऊपर। तो इस तरीके से ये हमारे जो हैं सबसे रूडिमेंटरी मंदिर थे, आज से करीब 4000 साल पहले, अग्निकुंड। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग धीरे-धीरे रिच भी हो रहे थे। हम जब इंडस वैली सिविलाइ जो जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, आजकल सरस्वती सिंधु सिंधु बोलने लग गए हैं। तो उसमें जो है हम आज के अमेरिका थे। बिल्कुल अकूत धन संपत्ति थी हमारे पास, बिल्कुल फिल्दी रिच जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो थे। अब हम वो वैसे ही रहे 1600 तक। उसके बाद हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ। तो अब हमारे पास जो है वो धन संपत्ति आने लगी। तो अभी क्या हुआ कि एग्रीकल्चर भी जो है वो एक्सपांड हो रहा था हमारा। हमें जंगल काटने थे हमें, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। संपत्ति जैसे आएगी तो आपकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। उस समय की बात कर रहा हूँ। ये अभी आज की डेट में ये ये, उल्टा हो गया है हाँ, आज की डेट में हाँ उल्टा हो गया हाँ है। हाँ हाँ आज की डेट में प्रोबेबली इसलिए उल्टा हो गया कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। उस समय हम उतने थे नहीं, या मनुष्य भी। मुझे ऐसा लग रहा है ये सोच की बात है मुझे नहीं लगता हिंदूज बहुत ज्यादा है नहीं, बट मैं हिंदू हाँ नहीं बात कर रहा हूँ, जी जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि टोटल जो ह्यूमन काइंड पॉपुलेशन थी, जी हाँ। जी जी हाँ तो एक्सपांशन हो रहा था उस समय एग्रीकल्चर का, खेती का। पहले उससे पहले हंटर गैदरर हुआ करते थे ना पहले, बिल्कुल है बिल्कुल ना? तो हाँ उसके बाद हाँ से जो है हाँ वो सेटल हो गए, तो खेती करने लगे। तो खेती करने में क्या हुआ कि जब आप खेती कर रहे हैं तो पेड़ काट रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं तो फिर उसकी जब खुदाई कर रहे हैं तो बहुत सारे नाग जो हैं, साँप जो हैं वो मर रहे हैं, वो भाग रहे हैं वो। तो हम क्या करते थे उस समय कि हमारी ऐसी संस्कृति थी कि हम पेड़ों से भी माफ़ी माँगते थे और नागों से भी माफ़ी माँगते थे कि भई मेरे कारण जो है आपका घर उजड़ रहा है, आपकी मृत्यु हो रही है, आपका परिवार बिखर रहा है, तो हम सबसे माफ़ी माँगते थे। तो उनको अपीस करने के लिए फिर हमने उनकी छोटी-छोटी जो है वो इमेजेस जो हैं, आइडल्स जो हैं, उनकी मूर्तियाँ, हमने उसी अग्निकुंड के जैसे स्ट्रक्चर में रखनी शुरू कर दी हमने। तो वो हमारे सबसे पहले जो है मंदिर थे वो, नाग देवता के मंदिर। फिर कुछ टाइम के बाद यक्ष के भी आने लगे, तो ऋग्वेद में इसका मिलता है उदाहरण, आई थिंक 6.3.13 में, कि यक्ष सदम करके एक है, वो जो पार्ट है वो चैप्टर, उसमें है कि यक्षों की भी जो है बहुत सारी जो है वो मंदिर बनाए गए। यक्ष क्या होते हैं यक्ष मतलब जो आपकी मान लीजिए कि आपके ग्राम देवता, कुल देवता, जो आपकी इच्छाएँ पूरी करें, है ना? जो आपका कुछ गड़बड़ है, आपके बहुत सारी जो है बारिश नहीं हो रही है तो बारिश हो जाए, है ना? आपको कुछ मिल जाए आपको। तो वो यक्ष जो है वो मंदिर बनने शुरू हुए। तो ये मंदिर जो है वो धीरे-धीरे 3000 साल पहले तक ये चल रहा था ये। उसके बाद धीरे-धीरे उनका ब्यूटिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया। रेलिंग में जो है वो कुछ-कुछ बनाने लग गए हम लोग, पेंटिंग करने लग गए। तो ये हमारे जो हैं ये मंदिर थे ये। उसके बाद क्या हुआ कि ये बनता रहा ये। उसके बाद जो है बुद्धिज़्म भी आ गया। जो बुद्धा की डेट अभी बोलते हैं 500 समथिंग बीसीई। एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से 1800 बीसीई भी है। अच्छा जी हाँ, अच्छा वो इसलिए बोलते हैं कि जब ये विलियम जोन्स थे, जिन्होंने जो है वो कौन सी सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी कलकत्ता में। तो उन्होंने जब जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वो सेंट्रोकोटस का नाम मिलता है। तो सेंट्रोकोटस को उन्होंने चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य मान लिया। अच्छा हाँ, तो जबकि वो चंद्रगुप्त थे वो। चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश वाले थे। तो वो वहाँ से 700-800 साल जो है वो उन्होंने वहीं पे उड़ा दिए और बाकी थोड़ा बहुत जो है 300-400 साल और भी उड़ गए वो। तो एनीवेज़ तो हम बैक जो उसमें तो 2 क्रोनोलॉजी हैं, एक 1800 बीसी, एक 500 बीसी। अभी तक वैलिड जो है वो 500 बीसी वाला चल रहा है। बहुत सारे जो इतिहासकार मतलब हैं, मैक्सिमम यही चलता है हाँ, 500 बीसी हाँ। जी जी तो 500 तो जो बुद्धिस्ट आए तो उस समय जो अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान वाला पार्ट है जिसको बैक्ट्रिया बोलते थे उस समय, तो वो उनका गढ़ था बुद्धिज़्म का। अशोका ने जो है उस समय बहुत सारे स्तूप वगैरह बनवाए थे। तो उससे पहले जो है अलेक्जेंडर साहब आए थे, है ना? अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो आए, तो वो जो है वो पोरस भाई से जो है वो जीत नहीं पाए वो, जीत नहीं पाए जीत नहीं पाए। आपने तो कंक्लूसिवली प्रूव करा कि नहीं जीत पाए थे वो हाँ, तो जीत नहीं पाए वो, तो उनके सैनिकों ने कर दिया विद्रोह।
कि भाई अब हो गया बहुत हम सिकंदर नहीं भाई, लड़ेंगे, अब हाँ, अब तुम हाँ, निकलो यहाँ से। हाँ, हम यहाँ पे जो है ये धरती बड़ी अच्छी है, क्या मिट्टी की खुशबू है, यहाँ पे सिंधु नदी बह रही है इतनी बढ़िया से, हम तो रहेंगे यहीं रहेंगे हम। ऊपर थक भी गए थे बहुत दिनों थक से, भी गए बहुत थे, लंबा चौड़ा हाँ। वॉयज हो गया था उनका। और जो है ये वाकई में जो भारत का जो अभी का पाकिस्तान भी जो था उस समय, तो वो वाकई में एक देवभूमि है। जी। हमारा जो हमेशा से जो है हम लोग जो हैं वो ब्लेस्ड हैं हम लोग, स्पेशली ज्योग्राफी और जियोलॉजी के मामले में। मानसून अच्छा खासा होता है, हम उस समय भी आज से 2000 साल पहले भी 3-3 क्रॉप करते थे हम। यूरोप में आज भी ये क्रॉप हो रही है। नहीं, उसमें मैक्स म्यूलर बड़ा अच्छा लिखते हैं ना कि इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे इसलिए गए थे, क्योंकि जंगल में रहने के लिए सब कुछ अवेलेबल था। ऐसा कुछ नहीं था कि जंगल में जाओगे तो मर जाओगे। या बहुत ठंड होगी तब मर जाओगे, अरेबिया गर्मी में मर जाओगे, ऐसा नहीं है। जंगल जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाए, खाओ पियो, अपना हाँ, ध्यान लगा लो। हाँ। तो वो अलेक्जेंडर के सैनिक जो हैं वो वहीं पे टिक गए वो। और उस समय क्या होता था कि आर्मी जो है वो स्टैंडिंग नहीं होती थी, मतलब एम्प्लॉयड आर्मी नहीं होती थी। अब हम युद्ध पे जा रहे हैं, तो वो पूरे विश्व में ऐसी था, जा रहे हैं तो जो भी है कि भाई चलो, जैसे भी आपको अपने बाजू वाले को मारना है तो आप इनको बोलोगे चलो भाई चलो लाठी लेके चलो। अब इनको लड़ना नहीं आता है लेकिन लाठी लेके चल पड़ेंगे ये, क्योंकि आपने बोला है। तो इसी तरीके से सिकंदर का भी था कि वो जब आए तो उसमें हर तरीके के सैनिक थे। तो उसमें स्कल्प्टर्स भी थे, कारपेंटर भी थे, प्लम्बर भी मुझे थे। लगता है उसका सिकंदर का बाप सचमुच में महान था। सिकंदर तो ठीक अब था। जो भी थे वो वहां से यहाँ तक आ गया तो तो द ग्रेट तो बन गए वो, जी, जी। है ना? हम, हमारे लिए 3 ही ग्रेट है ना। एक हाँ, सिकंदर ग्रेट है, हाँ, एक अकबर ग्रेट है, एक अशोक ग्रेट है। अशोक, बाकी हाँ, सब कहते हैं ना कि तुम महान हो, हम कीटाणु हैं। हाँ, बाकी हमारे राजा महाराजा कीटाणु हाँ, थे हाँ, बेचारे। हाँ। हाँ, हाँ। तो वो वहीं पे टिक गए। अब वो जो आर्टिस्ट लोग थे, जो स्कल्प्टर्स थे, तो उन्होंने जब वो यहाँ पे रह गए तो 50-60 साल बाद जो है वो उन्होंने देखा कि हमारे पास तो बड़ी स्टोरीज हैं, हमारे पास रामायण महाभारत है, पुराण है, वेद हैं, हमारे पास उपनिषद हैं, बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास। और वो लोग थे, वो ग्रीक में जो है उन्होंने इजिप्ट से सीखा हुआ था। इजिप्ट में बड़े अच्छे-अच्छे मंदिर हाँ, थे, हाँ, बिल्कुल, लक्सर में थे मंदिर जो हैं वो एक से एक आलीशान मंदिर 4000 साल पहले। तो वहाँ से एक आर्ट फॉर्म जनरेट हुई फ्यूज़न होके। तो तो वो फ्यूज़न होके जो है एक आर्ट फॉर्म जनरेट हुई, जो कि जिसको कहते हैं गंधार आर्ट या इंडो ग्रीक आर्ट। गंधार मतलब मीन्स कि जो आज का कंधार है, अफ़गानिस्तान में। जी, जी। अफ़गानिस्तान में है, तो उस शहर में से स्टार्ट हुआ तो वो गंधार आर्ट फॉर्म बन गई वो। तो उस गंधार आर्ट फॉर्म में देखेंगे तो जो बुद्ध थे वो बिल्कुल हाव-भाव में, शक्ल सूरत में वो ग्रीक थे वो। अच्छा। हाँ, तो वो जो है यूरोपियन बुद्धा बोल सकते हैं हम उनको, ग्रीक बुद्धा। तो वहाँ से जो आर्ट फॉर्म जनरेट हुई तो वहाँ पे तीनों थे, बुद्धिस्ट भी थे, हम भी थे। अफ़गानिस्तान में उन लोगों का वो था वर्चस्व। हम लोग जो जो सिंधु घाटी के तरफ थे हम लोग, और जैन भी थे। तो जैनों ने सबसे पहले अपने तीर्थंकर जो हैं वो मूर्तियाँ उकेरनी शुरू करी। तो इसमें जैन जो हैं वो, हम तीनों में कंपटीशन चलता था। जैन, बुद्ध, और लड़ाई नहीं चलती थी, हेल्दी कंपटीशन जिसको बोलते हैं वो चलता था। वो मुझे लगता है अशोक ने ड्रामा शुरू करा लड़ाई झगड़े का। पहला जीनोसाइडल बंदा अशोक था। उसके पहले तो कॉम्पिटिशन चल लेता था। नहीं, बट वो रिलीजियस वॉर नहीं किए थे अशोका ने। आई विल टेल यू, बट यू फिनिश इट, देन आई विल टेल यू अबाउट अच्छा, अच्छा। अशोका। हाँ, हाँ। तो वो जो है वहाँ से उन्होंने तीर्थंकर बनाने शुरू हुए। उनको देखते ही जो है हिंदुओं ने जो है वो बनाने शुरू हुए। मूर्तियाँ हमारे पास हमेशा से रहती थीं। हाँ, मूर्तियों में जो है हम कभी भी पीछे नहीं रहे। सबसे पहले हम बहुत सालों से रामायण में इसका वर्णन मिलता है, जब राम जी जो है रामेश्वरम गए तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी है ना। रामायण महाभारत में जो है वो शिवलिंग का बहुत वर्णन है। और आप जो उससे पहले जाएंगे तो भीमबेटका में जो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जो उसमें, मध्य प्रदेश में जो है। मध्य प्रदेश में जी, जी, भोपाल के जी। पास में है, तो उसमें जो है वो आप फेड हो गई है। तो उसमें एक मनुष्य जो है वो, उसके हाथ में त्रिशूल भी है अच्छा। और एक हाथ में डमरू भी है, तो वो डांस कर रहे हैं। तो उसका नाम ही उस पेंटिंग का नटराज नाम है। अच्छा। हाँ, और ये वो रोमिला थापर को दिखाएंगे तो बोलेंगे अरे कोई कोई, हाँ, आदिवासी है हाँ, नाच हाँ, रहा है फालतू में, हाँ, इसको जस्ट कोइंसिडेंस है कि वो त्रिशूल भी है और डमरू भी है वो। बाल भी बड़े हैं, सब हाँ, कोइंसिडेंस तो है। वो 10,000 साल पुरानी है कम से कम। अच्छा। हाँ, तो और वो हो गई। कोई ना कोई होना चाहिए ना ऐसा बंदा, फॉर द ह्यूमैनिटी टू गो क्रेजी अबाउट दिस गाय, फॉर द ह्यूमैनिटी टू बी क्रेजी अबाउट वन पर्सन। उसकी मूर्तियां बना रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं नाचते हुए, होना जरूरी है ना। उसका इमेजिनेशन तो नहीं हो पाएगी ना कि भाई मैं सोच बिल्कुल। रहा हूं, हाँ, कोई होगा उसका इतना तगड़ा इम्पैक्ट होगा कि हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है। आज तक चर्चा हो रही, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नहीं छूट पाते हैं जब वो लिखते हैं ना रिडल्स इन हिंदुइज्म हाँ, में, हाँ, हाँ, यार ये ब्राह्मणवादी देवता थे, कृष्ण और सॉरी वो विष्णु और ब्रह्मा, वो बेचारे उनसे ट्राइबल देवता अपने सारे काम करवाते थे। इफ यू रीड रिडल्स इन उन्होंने यस, लिखा यस, हो लिटरली कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। ब्राह्मणवादी देवता थे, उस बेचारे से काम करवाते थे, वो ट्राइबल देवता था उससे। तो मेरा ये कहना है कि देयर हैज टू बी, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सही हैं आपके हिसाब से? कितने सही हैं कि मतलब किस, वर दे एग्जिस्टिंग? इस अब पे आपके क्या विचार हैं? अब मतलब जो मैं, क्योंकि मैं तो वो हमारे ईश देवता हैं तो मैं कहूँगा कि हैं ही यही। नहीं, अब नहीं, अब आप नहीं। बोलें कि हिस्टोरिकल एविडेंस लेके आओ, हाँ, हाँ। जैसे रोमला थापर बोलती है कि कहाँ हिस्टोरिकल एविडेंस है इसकी। मैं दूं आपको हिस्टोरिकल एविडेंस? हाँ, बताइए। चलिए, ठीक हाँ, है। अब चलते हैं उपनिषदों की एक छोटी सी कहानी पे। कि उपनिषद की कहानी में वो वाली सुनी होगी आपने जो क्या कहते हैं, जो बजरंगबली भगवान राम
अपनी मृत्यु से महापरायण से पहले अपनी अंगूठी गिरा देते हैं और बजरंगबली से कहते हैं कि जरा मेरी अंगूठी ढूंढो, हम्म अंगूठी ढूंढो। हम्म। बजरंगबली नागलोक जाते हैं, नागलोक में वो देखते हैं तो वहां पे अंगूठियों का पहाड़ है, वसुकी उनको दिखाते हैं अंगूठियां अंगूठियां, तो उठाते हैं, बोलते हैं तो मेरे प्रभु की है, पर कहते हैं सारी मेरे प्रभु की हैं। तो वसुकी उनसे कहते हैं कि आपके अकेले नहीं है, और भी यूनिवर्सेस में राम है। हर जगह वो अंगूठी गिराते हैं, यहीं आग गिरती रहती है अंगूठी। और अगर अंगूठी गिर गई है, इसका मतलब प्रभु राम जो अपना शरीर त्याग चुके हैं, अगर आप वापस जाएंगे तो उनका शरीर वो त्याग चुके हैं। तो अब ये मल्टीवर्स का एग्जाम्पल है, ये बहुत सिंपल नहीं, इससे बेटर एग्जाम्पल तो मैं दे सकता हूँ दीजिए। कि जो है जैसे रामायण में जो है नासिक नाम है ना, नासिक मतलब जहाँ पे सूर्पणखा की नाक कटी थी, तो उसी से नासिका से नासिक हो गया। जैसे 50 शहरों के नाम जो हैं वो रामायण और महाभारत से डायरेक्टली डिराइव्ड हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जैसे अग्निकुंड दिखता है, हाँ फील होता है, हाँ पर अग्निकुंड नहीं है वो। हाँ। इसी प्रकार से शहरों के नाम हैं, हाँ, बड़े बड़े शहर बने हुए हैं, गांधार से लेकर के श्रीलंका तक। भगवान राम ने जो रूट पकड़ा था वो लंका जाने का सबसे स्ट्रेट रूट है। अगर आप उसको देखेंगे, इट्स द बेस्ट रूट। नदियों पहाड़ों को इग्नोर करते जाता है पूरा रूट वो, अगर आप रूट फॉलो करेंगे तो सब है, पर इट्स ऑल मिथ। दिख रहा है पर ये मिथ है। दिख रहा है मुझे, पर मिथ है भाई साहब। किष्किंधा पर्वत जहाँ पे वो रहे थे राम, तो किष्किंधा नाम जो रामायण में मिलता है, किष्किंधा कांड है पूरा एक। हाँ किष्किंधा कांड है, वो किष्किंधा पर्वत अभी भी है हाँ बिल्कुल हम्पी में। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से तो 50 जो हैं वो एविडेंसेस हैं इस टाइप की। जो लोग ये कहते हैं कि वो मिथ है, माइथोलॉजी है, वो बजरंगबली की जाति बताने लग जाते हैं कि बजरंगबली इस जाति के थे। बट बजरंगबली कन्नाडिगा थे, तो मैंने एक हमारा मेरा कन्नाडिगा दोस्त है, तो मैंने कहा कि वो कन्नड़ बोलते थे, वो तो बड़ा खुश हुआ वो। आजकल चल रहा है ना बहुत कन्नड़ के जो है, कन्नड़ बोलो, बेंगलोर में जो है कि आपको कन्नड़ बोलनी आनी चाहिए, तो मैंने कहा हनुमान जी भी कन्नड़ बोलते थे। जी, मेरे पास एक हिस्टोरियन आए थे, सक्सेना जी, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर 47 में ये प्रयास किया गया होता कि संस्कृत को अगर राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया होता, तो भाषा के नाम पे पूरे देश में कोई युद्ध नहीं होता। बिकॉज कन्नड़ इज वेरी क्लोज टू संस्कृत, तमिल इज क्लोज टू, सारी लैंग्वेजेस, मलयालम इज, हाँ हाँ हिंदी इज ऑल्सो क्लोज, मराठी तो मतलब आप बोलते हैं सुनकर आपको पता चलेगा मराठी कितने शब्द उठाता है संस्कृत से। पर सबके ऊपर हिंदी थोपने का प्रयास किया गया, चूंकि जो चाचा थे एक विशेष पार्टी के, उनको नहीं पसंद था संस्कृत। वो कह रहे थे एक्सीडेंट हुआ था उनके माता पिता के बीच में, इससे वो पैदा हुए थे, तो कहते थे एक्सीडेंटल हूं मैं नहीं चाहता हूँ ये भाषा आए इस देश में। बिल्कुल संस्कृत भाषा को सख्त खिलाफ थे वो। एक्चुअली हमारी चर्चा इतनी इंटरेस्टिंग है ना, कहीं भी निकल जाती, किसी भी हाँ, दिशा में पूरा मूव हो हे जाती वर्ड हो रही है। है। हम बात कर रहे थे वो कंधार की, गंधार आर्ट शैली की, तो वहां से फिर जो फ्यूजन शुरू हुआ, तो उन्होंने बुद्ध बनाए, उन्होंने तीर्थंकर बनाए, और हमने जो है वो भगवान राम और भगवान शिव और बाकी भगवानों की हमने मूर्तियां उकेरनी शुरू कर दी। तो तीनों लगभग साइमल्टेनियसली चल रहे थे। तीनों ने जो है वो मंदिर जो है एक साथ बनाने शुरू करे। उसमें जो है रॉक कट केव्स में मैं ये मान सकता हूँ कि बुद्धिस्ट लोग जो थे, उन्होंने उनका जो है वो 50 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया। फिनिश था उनके काम। हाँ, रॉक कट केव समझते हैं ना आप, कि जी, जो जी। पहाड़ों को काट के हमने केव्स जी, बनाई हैं, जी, जैसे अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है। एलिफेंटा कर हिंदू है टोटल, तो बाकी जो कन्हेरी है बॉम्बे में, तो वो बुद्धिस्ट में उन्होंने शुरू किया उन्होंने। बट बाकी जो स्टैंड अलोन जो थे वो सब जो है हमने पहले शुरू किया। हाँ, तो वो हमने शुरू किए। तो जो सबसे जो हमारे 3 एंशिएंट मंदिर हैं वो हैं हमारे 2300 साल पुराने। अच्छा, हाँ कौन से हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। और ये जो अभी मैं ये डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, एंटीसिपेटरी बेल जिसको बोलते हैं, कि ये डिपेंडिंग है कि अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के डिपेंड है ना। कल को एएसआई कहीं और भी खोदे तो हो सकता है कि 2500-2600 साल भी हो जाएं। लेकिन आज की डेट में वो सबसे पुराने मंदिर हैं। सबसे पुराना मंदिर है विदिशा के पास, भोपाल के पास। वहाँ पे एक जो है वो विष्णु टेम्पल था। उसको खंबे वाले बाबा, एक पिलर भी है उसमें, तो खंबे वाले बाबा बोलते थे उसको। उसमें एक अशोकन पिलर भी बनाया गया था, और एक मंदिर था उसमें। और वो मंदिर जो है वो उसमें 5-6 फीट जो है थिक दीवारें थी, और उसका बिल्कुल जीता जाता जो रिप्लिका देखेंगे तो कानपुर के पास एक बहता बुजुर्ग मंदिर है। हाँ, तो वो बिल्कुल वैसे ही था। अभी उसकी सिर्फ फाउंडेशन मिलती है, मतलब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस फाउंडेशन बची हुई है, और उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। वो 2300 साल पुराना मंदिर है। हाँ, मे बी अगर करंट हिसाब से पहला मंदिर हो सकता है, पहला हो सकता है, पर उसकी कोई प्रोटेक्शन हाँ, नहीं है। हाँ, कोई हाँ, उसका ध्यान एएसआई ने भी नहीं लिया अपने कुछ नहीं। हाथों में हाँ, उसको। तो एएसआई में जो अंग्रेज थे, कनिंगम, जी, अलेक्जेंडर जी, कनिंगम जी, का जी, नाम जी, आपने ट्रू, सुना ट्रू, होगा। ट्रू, ट्रू, हाँ हाँ, हाँ। तो वो उन्होंने खोज करी थी। उस समय वो 7 पिलर थे। जी। और जब उन्होंने एक्सकेवेट किया तो 7 पिलर थे, अभी एक ही पिलर बचा हुआ है। तो 7 में से उनको 3 पिलर पड़े मिले थे, तो 2 तो ऐसे ही पड़े हुए थे टूटे टाटे, एक जो है वो खड़ा हुआ था, और बाकी 4 जो हैं वो गायब थे, उनकी भी सिर्फ फाउंडेशन थी। और वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कनिंगम ने, तो ऊंचा सा एक चबूतरा सा माउंट जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसा सेमी सर्कुलर एक जो है छोटी सी पहाड़ी थी, 2-3 फीट ऊंची। उस पर एक जो है कोई किसी ने घर बना लिया था।
तो उन्होंने बोला कि उनको शक हुआ कनिंघम को कि यार ये यहाँ पे कुछ मिल सकता है मुझे, क्योंकि उनको पता था कि जो माउंट्स पे हम लोगों ने बड़े मंदिर बनाए हैं। माउंट्स पे एक्चुअली हम लोगों ने नहीं, पूरी मानव जाति जी, जी, का ट्रू। जो है वो माउंड जो है हुँ, हुँ। सबसे एंशियंट मंदिर जो है वो माउंड होता था, क्योंकि दूर से दिखता था आपको सेमी सर्कुलर जो विजुअल इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा माउंड में दिखता है। तो मैंने अपनी किताब में एक फोटो भी डाली है कि पहले कुछ कुछ पत्थर रखे, उसके बाद फिर और पत्थर रखे, तो एक सेमी सर्कुलर डोम टाइप का हमने बना दिया। तो वही डोम जो है बाद में स्तूपा और चर्च और टेम्पल्स का रूप लिया। वो 10,000 साल पहले मंदिर जो है, तो वहाँ पे माउंट में वो घर था, तो उन्होंने खाली करवाने की कोशिश करी, तो उसने बोल दिया हम तो पुरखों से रह रहे हैं, हम नहीं खाली कर पाएंगे, तो उसने खाली नहीं किया। बट वो समहाउ उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस के बाद वो खाली करवा लिया गया। हाँ, जब खाली करवा लिया गया तो खुदाई हुई, तो उसमें जो है वो उसमें 3 लेयर मिलती हैं उस मंदिर में, उस मंदिर की। तो जो सबसे जो ओल्डेस्ट लेयर है, जो सबसे नीचे दबी हुई है, वो है 2300 साल पुरानी। तो विदिशा में क्या था कि वहाँ पे 2 रिवर हैं, एक बेस रिवर है और एक शायद बेतवा रिवर है। फ्लडिंग बहुत होती थी वहाँ पे। तो बाढ़ में जब मंदिर बनवाया गया उस समय, तो बाढ़ में आके वो नष्ट हो गया होगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा मंदिर बना दिया गया, और उसके बाद फिर तीसरा मंदिर बना दिया गया। तो 3 जो है वो फाउंडेशन की लेयर मिलती हैं उसमें, डिस्टिंक्ट लेयर जिसको बोलते हैं। तो मतलब हमारी ये बहुत पुरानी आदत है कि अगर मंदिर हम बना रहे हैं और किसी कारण टूट जाता है, तो उसकी जगह पे दूसरा मंदिर हम लगातार बनाते आए हैं। ऐसा नहीं है कि नई बात नहीं है कोई भी हो। नहीं, तो मंदिर एक्चुअली क्या होता है कि मंदिर हमारे लिए एक बड़ी पवित्र स्थान होता है। जो मंदिर हम बनाते हैं, वो हम पवित्रता देख के बनाते हैं कि वो जो स्थान है, वो एक तो नदी के पास में होना चाहिए, है ना? मतलब हर जगह पे पुराण में जैसे कई एटलीस्ट तालाब तो होना चाहिए उसके हाँ, जो वाटर सोर्स जो है कि देवता वहीं पे आते हैं जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, हरियाली होती है, और जहाँ पे एनर्जी का एक एक जो है वो पुंज होता है ना? तभी तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो मंदिरों का वो कॉन्सेप्ट था, तो वहीं पे मंदिर बनाए जाते थे। तो वो जब एक मंदिर बन गया वहाँ पे, पर वो अगर नष्ट हो गया तो हम फिर उसी पे बनाते थे, क्योंकि पवित्र मानते थे हम ये कि अभी खत्म हो गया तो ठीक है, अब हम उसी जगह पे हम दूसरा मंदिर बना लेंगे। तो ये राम मंदिर में भी यही हुआ था कि लेयर्स मिली थी अलग-अलग हाँ, कि हाँ। बनते गया था बार-बार। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, 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 जी। तो ये वो मंदिर जो है वो सबसे एंशिएंट मंदिर माना जाता है वो, विदिशा का। और वो बनवाया था किसने? एक इंडो ग्रीक ने, हेलियोडोरस नाम था उसका। वो बाद में वैष्णव हो गया था, हिंदू बन गया था वो। सारे ग्रीक जो है आइदर बुद्धिस्ट बन गए थे या हिंदू बन गए थे। ऐसा कोई भी जो है ग्रीक नहीं रहा था, क्रिश्चियनिटी उस समय नहीं थी। तो या तो हिंदू अच्छा, थे। इंडिया का ग्रीक पे बहुत इम्पैक्ट था उस हाँ, समय? हाँ। अच्छा, और ग्रीक का भी कुछ-कुछ इम्पैक्ट तो इंडिया पे रहा है। अब जो है जैसे जो हमारी जो स्टोरीज़ हैं, हमारी जो पौराणिक स्टोरीज़ हैं, उनकी भी जो स्टोरीज़ हैं, बड़ी मिलती हैं। इजिप्ट की भी बड़ी मिलती हैं। हम तीनों की स्टोरी बिल्कुल जो है, अगर आप कंपेयर का एक चार्ट बनाओ, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरी ही स्टोरी है ये। जब मैं इजिप्ट गया था, हम फिर भटक रहे हैं। नहीं, नहीं, आप बताइए, बताइए, आप बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बताइए। वहाँ पे जो एक बंदा था, अभी मैं उसका नाम भूल गया, उसके भी जो है उसके भगवान ने जो है वो 50 टुकड़े काट के फेंके थे। हमारे यहाँ भी सती के जो हैं वो 64 टुकड़े किए गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे भी है ग्रीक में। तो बहुत सारी सिमिलरिटी हैं उसमें। जो जैसे ग्रीक में बोलें तो जिसको एक्विलस हील बोलते हैं। एक्विलस हील मतलब उसकी जो हील थी, वही एक वो थी, उसका कमजोर जो पार्ट था, तो वहीं पे तीर मारा तभी उसको वो मारा जा पाया। हमारे यहाँ दुर्योधन का जो ये पार्ट था, तो वो पार्ट जो है वो कमजोर था, तो उसको वहीं मारा उसको मारने के लिए। भगवान कृष्ण का भी कि बिल्कुल तलवों में ही तीर लगा था, सिंपल बिल्कुल, सी बात बिल्कुल। थी, हाँ। हाँ, तो वो लोग तो हिराक्लिस नाम बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण नहीं, जो है इसीलिए हमारे तो हैं। हाँ, हरक्यूलिस हैं। जी, 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 जी। नॉट हरकुलिस, अच्छा, हरकेलिस करके नाम है। अभी मुझे नहीं पता कि वो दोनों एक ही हैं या है, बट वो लोग मानते हैं कि कृष्ण जो है वो डायनोसिस नाम भी बोलते हैं एक। अच्छा। हाँ। एक 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 मैंने बहुत पहले वो किताब पता नहीं कहाँ खो गई, पिताजी मेरे लाए थे कहीं से। उस किताब में मानधाता नाम के राजा की कहानी थी, हमारे देश की, आपने सुना होगा, जिन्होंने हम्म। वो नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर में हाँ। ओम वाला उन्होंने कहा जाता है, उन्होंने बनवाया था। तो उस किताब में लिखा गया था कि जो मानधाता थे, वो जो सॉरी इसमें जो इजिप्ट में जो पिरामिड बने हैं, एक और पिरामिड बन रहा था जो बाकी सभी पिरामिड से बहुत बड़ा बनने वाला था। क्योंकि मानधाता ने युद्ध करके उनको हरा दिया, इजिप्शियंस को, और उस पिरामिड का काम रोक दिया उन्होंने, और तब से वो शायद उसका स्ट्रक्चर है, पर वो पिरामिड नहीं बना है, वो प्लान था, बस बन नहीं पाया कभी वो। तो इस तरह की वो जो पिताजी किताब लाए थे, उसमें ये मैंने पढ़ा था। अब वो मैं नहीं कहूँगा इतिहास कहानी है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी वो बुक। उसमें उन्होंने वहाँ के जो इजिप्ट के जो जो मान्यताएँ थी, उनकी भी चर्चा बहुत डिटेल में करी थी। पर मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि अशोक जिनोसाइडल क्यों थे, सम्राट अशोक। एक एक कुछ लोग होते थे, उनका नाम था अजीविक, है ना? जी, तो अशोक वदन नाम की उनकी किताब है। उसमें उन्होंने अशोक ने कहा कि ये अजीविक जो हैं, ये बुद्धिज़्म नहीं मानते हैं। बुद्धिज़्म का बार-बार मज़ाक उड़ाते हैं। तो 18,000 आजीविकों को वो पंदार वर्धन नाम की कुछ वो हैं, छोटे-छोटे वो थे गुफ़ाएँ, अभी भी बिहार में हैं वो। उन सबको उन्होंने कटवा डाला था। तो पहला जो जीनोसाइड हुआ था किसी किसी रिलिजियस बॉडी का,
वो हमारे सम्राट अशोक ने करवाया था, जो शांति के प्रतीक हैं। अच्छा, इसीलिए दी ग्रेट है, हाँ? हाँ, इसीलिए ग्रेट हैं, क्योंकि तभी तो ग्रेटनेस है उनके अंदर। ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उन जो बुक्स हैं उसमें नहीं, से। इसमें दूसरा भी है कि जब उन्होंने कलिंग वार किया था, जी। तो वो तब वो बुद्धिस्ट हो चुके थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हाँ, हिंदू हाँ, थे और जैसा अभी हाँ, हाँ, नरेट कर दिया गया, हुँ, तो हाँ, हिंदू मतलब कि एक्सीडेंट ही हुआ है इनका, हाँ, हाँ, केवल हाँ, एक्सीडेंटल हैं ये लोग, हाँ, कुछ हाँ, नहीं, हाँ। ठीक है? दूसरा उनके ऊपर आरोप एक और भी है, जो कि जिसके प्रूफ्स हैं, कि क्या होता था कि ये इन्हीं के राज्य में किसी व्यक्ति ने छोटी झोपड़ी में रहता था, मिट्टी के घर के आगे उसने एक चित्र बनवाया। उस चित्र पे उसने दिखाया कि जो जैन तीर्थंकर हैं, वो ऊँचाई पे बैठे हैं और भगवान बुद्ध उनके हाथ जोड़ रहे हैं, व्हिच इज़ एन एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल थिंग। जो हिंदुइज़्म है ना, कि भगवान शिव विष्णु के हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान विष्णु शिव जी के हाथ जोड़ रहे हैं। हुँ, हमारे हुँ, यहाँ नॉर्मल है हुँ, कि हुँ, एक महान व्यक्ति दूसरे महान हुँ, व्यक्ति के हाथ हुँ, जोड़ रहा है, बिग डील। हुँ, आप उनको बिठा दीजिए, भगवान बुद्ध को बिठा दीजिए, जैन तीर्थंकर का हाथ जोड़ लेंगे। इट्स नॉट देयर इज़ नथिंग टू फाइट अबाउट। लेकिन जो जिनोसाइडल मानसिकता होती है, वो कैसे काम करती है? किसी ने जाके उनको बताया कि ये जैन रहता है हमारे यहाँ पे, इसने ये चित्र बनवाया है। तो आदेश जारी हो गया राज्य से कि जो जैन की गर्दन काट के लाएगा, उसको 1 कॉइन दिया जाएगा। ठीक है? और क्या होता है कि जैनों की गर्दनें कट-कट के आने लग जाती हैं। और उस वो शासन बंद कब हुआ? ये आदेश जारी होना बंद कब हुआ? जब इनका सगा भाई विट अशोक, वो जैन बन चुका था। उसकी गर्दन काट किसी ने लगा रख दी, बोले लाओ भाई एक मुद्रा दो मेरी। तो देख के रोने चिल्लाने लग गए। ये तो वही वाला, मैं दोबारा करंट सिचुएशन पे आ जाता हूँ हमारे देश की हालत पे। 4 जजों की बेंच ने भोपाल या मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। तो लोअर कोर्ट ने फांसी दी, अपर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑस्कर वाइल्ड को कोट किया, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। समझ रहे हैं आप? और उसकी फांसी की सज़ा को कन्वर्ट करके वो कर दिया गया, आजीवन कारावास जो भी होता है वो। उसमें एक महिला जज भी थी। ये अगर विट अशोक अगर आएगा या अपने घर की 4 साल की बच्ची होगी, तब देखिएगा जलवा। तब कोई माफ़ी नहीं है। ये माफ़ी केवल उनके लिए है कि अरे कोई बात नहीं, गरीब की बच्ची थी, बिग डील। ये माफ़ी के उदाहरण गरीबों के लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। विट अशोक आया तुरंत बंद हो गया। आते ही गर्दन कटते हैं, बंद कर दिया, आदेश नहीं जाएगा भाई, पागल हो गए हो, घर वाले मर रहे हैं मेरे। तो ये आदत जो है ना, ये अच्छा, जुडिशरी में लेफ्टिस्ट बहुत हैं अशोक को मानने वाले, जो उनको हाँ, महान हाँ, मानते हाँ, हैं। हाँ। तो मैंने चलिए प्रूव कर हम दिया। जी, हाँ, हाँ, मैंने प्रूव कर दिया। मैंने कहा था मैं बताऊँगा ज़रूर। हाँ, प्लीज़। तो मंदिरों पे आते हैं। जी, जी। तो एंशिएंट मंदिर में तो एक तो विदिशा वाला हो गया और उसमें फिर पिलर एक लगा हुआ था, तो पिलर की पूजा भी होती थी, तो उसको खंबे वाले बाबा भी बोलते थे। हाँ, तो उसपे बाकायदा सिंदूर और तिलक और वो सब लगाया जाता था। फिर बाद में आके फिर वही कनिंघम ने बंद करवाया उसको कि भई ये तुम्हारी धरोहर है ये, खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा। इस पे हाँ, इस पे इंस्क्रिप्शन भी लगे हुए हैं इस पे, इसको बंद करिए। तो वो लोगों ने फिर मान लिया। तो वो खंबा तो अभी भी इंटैक्ट है। अभी उसको चारों तरफ एक पार्क में एक रेलिंग लगा दी है उन्होंने, एएसआई ने, तो वो प्रोटेक्टेड है वो। बट वो जो मंदिर का जो फाउंडेशन है उसकी हालत ख़राब है और उसको वो भी नहीं किया जा रहा है कि हम इसको रेनोवेट कर दें, उसको दोबारा से जैसा प्राचीन मंदिर हुआ करता था वो बना दें। शेप है कि इस टाइप का मंदिर था वो, लेकिन वो कोई कष्ट नहीं कर रहा है कि हम जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करें। डबल इंजन की सरकार भी है शायद वहाँ पे तो, हम्म। है ना? हाँ। अब दूसरे मंदिर पे आते हैं, वो उससे 50 साल नया होगा उसे। वो है मथुरा में। मथुरा के पास में एक सोंख जगह है, आई थिंक 20-25 किलोमीटर दूर है। तो गोवर्धन के पास में है वो। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि उसकी फाउंडेशन बची है, अभी फाउंडेशन भी खत्म होती जा रही है वो। तो एएसआई ने बोर्ड लगाया हुआ है कि ये एएसआई के संरक्षण में है। और उसका भी ऐसा ही है, वो एप्साइडल टाइप का मंदिर है। एप्साइडल मतलब कि ये रेक्टेंगल है और उसका जो टॉप है वो उस पे सेमी सर्कल है। अच्छा। हाँ, मतलब जो है उसका प्रदक्षिणा करने के लिए उसका। तो वो एप्साइडल जो है, अग्निकुंड भी बहुत हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे अग्निकुंड जो हैं वो इस टाइप के होते थे। तो वही जो है वो मंदिर का रूप ले लिया। उसमें बहुत सारी नागा मूर्तियाँ मिली हैं जो कि मथुरा म्यूजियम में रखी हुई हैं वो, नागा की, यक्ष की। और वो कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर था वो। तो वो सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे है नागरी, चित्तौड़गढ़ के पास में एक है। वो मैंने देखा नहीं है, ये बाकी दोनों देखे हुए हैं मेरे। तो वो नागरी में भी ऐसे ही है, फाउंडेशन टाइप की अभी बची हुई है उसमें। और वो भी विष्णु भगवान को, तीनों तीनों विष्णु भगवान को समर्पित हैं। तो ये 3 जो है सबसे एंशिएंट हमारे मंदिर हैं। आपकी बुक को अब रिसेंटली प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, तो उस पे क्या व्यूज़ हैं आपके? मैंने सुना है वो बहुत प्रसन्न थे वो किताब पढ़ हाँ, के। हाँ, जी, जी। हाँ, तो मुझे मैं उनसे ज़्यादा प्रसन्न था। जी, जी। आप पहुँच पाए थे? आप गए नहीं, थे मैं कैसे? नहीं गया था। तो अच्छा। हमारे पब्लिशर हैं मिस्टर सुब्रमण्य, जी, सुब्बू प्रकाशन के। तो उन्होंने जो है वो जगदीश खट्टार जी थे। जी। वो एक्स सीएम हैं कर्नाटका के, जी, जी। 2-3 साल पहले थे। तो वो मोदी जी से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी किताबों में मेरी किताब चूज़ करी। क्या बात हाँ, है। तो यहाँ पे जो है मैं वैसे अपने लक को बड़ी गालियाँ देता रहता हूँ, बट वो जो है उस दिन मेरा लक काम किया कहीं पे, जो कहते हैं ना कायनात जो है वो कुछ कर रही है। तो उन्होंने वो मेरी पुस्तक भेंट करी। खैर मैंने फिर हमारे मेरे पब्लिशर जो सुब्रमण्यम जी थे, ऋत्विक सुब्रमण्यम, उनको बोला मैंने कि भई मैं 15 किलोमीटर दूर था बस।
मोदी जी से, हाँ 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 तो मुझे भी बुला लेते हैं। तो हाँ, उन्होंने हाँ। बोला कि नहीं वो सडनली हो गया या, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो तो वैसे भी वो राइटर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे देश में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं लेकिन बड़ा प्रसन्न हुआ और जी, मैंने बड़ा प्रमोट किया और मेरी जो है 100-200 किताबें जो हैं वो अच्छा। बिक गई वो मेरी जी, इस जी, चक्करबाजी में। जी। तो इस किताब में मैंने जो है मैं शायद ये यूनिक किताब होगी कि मैंने इसमें मंदिरों के हर पर्सपेक्टिव के बारे में लिखा है। हाँ, हाँ, चाहे वो मंदिरों का इवोल्यूशन हो आदिकाल से, हाँ, कि कैसे हमारे एंशिएंट टेंपल बने थे, हिंदुओं के नहीं, हिंदुओं से के अलावा भी, हाँ, है ना? जैसे मैंने बताया कि माउंट से कैसे जो है वो बनते थे, जो अर्लीस्ट टेंपल्स थे ह्यूमन काइंड के, उसके बारे में लिखा है। फिर बुद्धिस्ट मंदिरों के बारे में लिखा है, जो रॉक कट केव्स का कैसे कंस्ट्रक्शन होता था, कैसे प्लेस चूज करते थे, क्या उसमें एनर्जी होती थी, क्या मंडल का क्या मंडला जो जिसको बोलते हैं वो उसका क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते थे, जो आर्किटेक्ट होते थे वो कैसे चूज किए जाते थे। तो और फिर जो हमारे जो जो सबसे यूनिक मंदिर हैं, सबसे बड़े मंदिर, फिर उनके बारे में मैंने लिखा है कि किन परिस्थितियों में बनाए गए वो मंदिर। तो मैं 5-6 मंदिरों के बारे में मैंने उसमें जिक्र हम किया है। डिटेल में करेंगे। एक हाँ, सेकंड वॉशरूम से आता हूँ मैं, हाँ, ठीक है? उसके बाद में चलते हैं कैलाश टेम्पल पे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, है वो हाँ, कैलाश हाँ, टेम्पल। हाँ। बहुत देरी आता है मुझे, क्यों? क्योंकि क्या होता है, डिस्कशन बहुत डिटेल होती है, इसको पिक्चर्स ढूंढ के लगानी होती हैं ये भाई। पिक्चर्स इसकी मैं दे दूंगा सारी। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर तो बढ़िया, फिर तो हम्म, बहुत अच्छा रहेगा। हम्म, पिक्चर्स लगानी होती हैं, कुछ वीडियोस डालने होते हैं, हम्म। क्योंकि क्या थैंक होता यू। है कि कंटेंट जो हम डिस्कस करते हैं, अगर आप नोन चेहरा नहीं है ना देश में, हाँ, लोग लगता है अरे बकवास कर रहे हैं, हाँ, हाँ, इनको हाँ। कुछ नहीं पता, सब हम्म। बकवास करते हैं। हाँ, ये बहुत होता है हमारे। चैप्टर 6 है आपका, उसमें है द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर 4th सेंचुरी सीई से 10। उसमें गुप्त काल को आप गोल्डन एज कह रहे हैं, उसके रीजनल स्टाइल, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज्म, ओके। तो पहला तो गुप्त जो था काल था, उसे गोल्डन क्यों कह रहे हैं आप? आई थिंक गोल्डन एज कहना, गोल्डन से बड़ा भी कुछ हो सकता है, डायमंड एज भी बोला जा सकता था। डायमंड एज, हाँ। गुप्त वंश में हम सबसे पावरफुल थे, नंबर वन। हर तरीके से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली, हर तरीके से जो है हम बड़े पावरफुल थे। जो समुद्रगुप्त थे, जिन्होंने विक्रम चंद्रगुप्त, बेताल और वो जो हाँ, कुछ हाँ, हाँ, वो कहानियां लिखी गई थी, हाँ, हाँ, बेताल पच्चीसी और सिंहासन बिल्कुल, बत्तीसी, बिल्कुल। जी जी जी। सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस जो हैं हमारे गुप्त वंश में ही हुए, साइंटिफिक जो जैसे इन्वेंशंस थे, कि जैसे कि जो जो आयरन का खंभा लगा हुआ है, मेटलर्जी में हम लोग जो थे बेस्ट थे, एस्ट्रोनॉमी में। वो तो अशोक के नाम पे लगाया जाता है खंबा जो है, या नहीं, किसके नहीं, नाम? नहीं, नहीं, ये अच्छा गुप्त वंश में था ये। अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा ये अशोका का नहीं है, ये खंभा ही है, हाँ। तो ये आयरन का है, इसमें ये रस्ट नहीं लगा है। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें जो इम्प्योरिटी है, उसकी लेयर ऊपर लगी हुई है, वही उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसी हमारी मेटलर्जी थी हमारी। तो हम वर्चुअली हम वो जीरो वगैरह की खोज भी हुई थी उस दौरान? यस। अच्छा। जीरो की खोज एक्चुअली हम जो है हम हमारे अंदर नोशन हमेशा से था कि हम जीरो जानते हैं, है ना? शून्य जो है कुछ हमेशा नहीं, संस्कृत में कुछ एक नहीं है, वही है, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। क्योंकि गुप्त, हमारे यहाँ पे वो है ना कि जो कुछ नहीं है वही वही सब कुछ है, इस तरह से है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी जी। तो शून्य का कॉन्सेप्ट रहा है, शून्य में हमें खो जाना है, शून्य में हमें विलीन हो जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा से रहा है ये। उसको सिंबल जो है वो गुप्त वंश में दिया गया। जो हमारे आर्यभट्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जीरो का सिंबल ये रहेगा। तो जीरो का सिंबल भी जो है वो भी यूनिक है। उसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है ना? बाकी सब में कोई शुरू हो रहा है 1 2 3 4, कहीं शुरू के कहीं खत्म हो रहा है। डिस्टिंक्ट मार्किंग है, एंडिंग है, डिस्टिंक्ट बिगनिंग है। इसमें कोई वो नहीं है, पूरा एक सर्कल जो है वो बन जाता है। तो जीरो का जो है इन्वेंशन हुआ आर्यभट्ट के टाइम पे, आर्यभट्ट ने किया। उसकी बहुत सारी एविडेंसेस भी हैं। ग्वालियर में एक चतुर्भुज टेम्पल है, हाँ, उसमें उसमें जीरो का जो है वो जिक्र किया गया है। तो वो पहली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। दूसरी कहते हैं कि एक बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है। वो बख्शाली नाम जो है वो आई थिंक पाकिस्तान का एक या अफगानिस्तान का एक विलेज था, जहाँ पे मिली थी आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले। तो उस पर भी जीरो का जिक्र है। हाँ, वो 1800 साल 1700 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है। तो वो जीरो का है। तो ये कहना कि सिर्फ जीरो ही हमने किया, ये भी गलत है। हमने 1 से लेके जो 9 तक जो है, ये दसों जो 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 न्यूमरल्स हैं वो हमारे न्यूमरल्स हैं। अच्छा, वो कैसे प्रूव करेंगे हम कि हाँ, तो हमारे ये हैं? जीरो तो प्रूव क्योंकि हो गया। हमारे ऊपर हिंदुओं पे एक आरोप लगता है कि कुछ भी बोल के बोलते हैं सब हमारा है। हाँ, हाँ, तो ये इसके मैं एविडेंस बता देता हूँ। जीरो का तो एविडेंस बता दिया। एक तो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है और प्लस ये ग्वालियर का चतुर्भुज टेम्पल है। इसको सब लोग मानते हैं, इसको अंग्रेज वंग्रेज सब मानते हैं कि जीरो का जो मान लिया। जीरो के बारे में किसी को कहीं कोई वो नहीं है, गिले शिकवे नहीं है कि हाँ भाई ये हमारा ही है। जी 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 हाँ, जी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम लोग हमेशा जीरो ही रहे हो, ये भी बोलते हैं। बाकी जो दूसरे जो जो न्यूमरल्स हैं उसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 7 और 9, ये मिलता है हमें
मुंबई के पास नासिक है, नासिक में एक केव है, वो मानते थे वहाँ पे एक माउंटेन पास है छोटा सा, वेस्टर्न घाट्स है, तो वहाँ पे एक माउंटेन पास है, तो वो जब अभी हम उसमें बात करेंगे, वो एंशियंट ट्रेड रूट था, जब ट्रेडर्स आए बॉम्बे में ऑफलोड हुए और वहाँ से फिर अपने घर जा रहे हैं, तो वो नासिक होते हुए भी जाते थे, एक रूट वो भी था। तो नासिक जो है क्योंकि वो ट्रेड पास था वो, तो वहाँ पे जो है वो टोल देना पड़ता था, तो वो टोल का जो है वो उन्होंने जो ये नंबर्स जी जी ये वहाँ की दीवारों पे लगाए हुए हैं। अदरवाइज वैसे कौन क्लेम करता हमने दिया है? अरबी अरबी कर रहे हाँ, हैं? तो फिर अच्छा। क्या हुआ कि अब ये तो हमारे हो गए, ये हमारे हो गए एविडेंसेस। हम्म। तो ये अरबों से कितने साल पहले रहा होगा ये जो ये नासिक वाला जो टोल लेते थे? ये करीब रहा होगा 100 एडी, आज से ओ 2000 भाई साल साहब, पहले। ओ भाई साहब। हाँ अच्छा, आज से 2000 साल पहले, हाँ 2, 7 और 9। हाँ, कुछ कुछ नंबर हैं, हाँ वो हाँ हाँ, नंबर में जी आप जी फोटो लगा देना जी जी उसकी। जी जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वो नंबर जो है, मतलब 5 नंबर की तो एविडेंसेस हमारे पास हैं जी। कि ये नंबर की वजह से जो है वो ये नंबर यहाँ पे हैं। फिर क्या हुआ कि जब ये मोहम्मद बिन कासिम आया और सिंध पे इनका अधिकार हो गया, तो अरब बस गए वहाँ पे। तो जब अरब बस गए तो वहाँ पे तब ये संपर्क में आए हिंदुओं के आसपास जो रहते थे, तब इन्होंने पाया कि ये 1 2 3 4 यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत यूज़र फ्रेंडली है ये। बोले यार ये हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं वो। और अल्लाह वन अल्लाह टू। हाँ हाँ हाँ, और रोमन तो वो डंडे डंडे कर करके करते थे वो, जी 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 है ना। तो वो जो है, तो फिर उन्होंने जो है बगदाद में एक मैथमेटिशियन को ले गए, और हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से, और उनसे बोला कि भाई जो एविडेंस कहाँ मिलेगा इसका हमको, इस चीज का? मेरी किताब में मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ, ठीक है, मैंने उस किताब ठीक। में नाम भी लिखा हुआ है और कहाँ पे है। प्लस अभी ख्वाजरामी करके वहाँ पे एक सबसे बड़े वो थे साइंटिस्ट, जो जब हमारी सारी की सारी नॉलेज पहुँच गई वहाँ पे, हमारी जितनी भी नॉलेज थी, हमारे जितने भी इवन खेल थे, चेस हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, है ना, हमारे पंचतंत्र हो गया, वो सब की सब पहले बगदाद पहुंची, उसके बाद से फिर वो यूरोप पहुंची। तो हर चीज पे उन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया। हाँ हाँ, यूरोप बिजनेस पहले। हाँ, हाँ। कि या अरब अरब अरब। तो जो ख्वाजरामी था वो इस्लामिक गोल्डन एज का सबसे बड़ा बाशिंदा था। उसने अपनी किताब जो है, उसका किताब का नाम ही कुछ अल किंदी करके लिखा हुआ है, अल हिंदी अल किंदी, उस नाम ही है। उसने साफ लिखा हुआ है कि हमने जो है ये इंडिया से बोरो किया है हमने ये। तो खैर वो उस किताब को जो है वो फिर वो पीछे चली गई और वो सब अरेबिक 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 हो गया। तो आज भी लोग उसको, अलजिब्रा। हाँ, तो अलजबरा हो गया और अजीमूत हो गया, बहुत सारे वर्ड जो हैं वो अरबी से ही गए हुए हैं इस टाइप के। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, जी हाँ, जी। तो ये वर्ड भी जो है ये अरबी से ही गया हुआ है। तो नॉलेज हमारी थी, ब्रांडिंग उन्होंने अपनी करी और उसके बाद उसको यूरोप भेज दिया। यूरोप में बेच दिया, मतलब इट्स लाइक कच्चा तेल रशिया का था, लेकिन यूरोप में अब हम बेच रहे हैं अपनी ब्रांडिंग का। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वैसे ही। हम करने तो लगे, कम से कम वेरी हैप्पी। हाँ। तो उसको पहले सिर्फ अरेबिक मानते थे, अरेबिक न्यूमरल है। अभी थोड़ा सा नैरेटिव हमने सेट करने की कोशिश करी है, अभी वो उसको इंडो अरेबिक न्यूमरल हो गए हैं अभी वो, इतना इतना परिवर्तन आया है। तो हमें क्या करना है, उसको हिंदू न्यूमरल बनाना है इसको, हर जगह बोल बोल के ये हिंदू है ये हिंदू है। तो अभी डैरेम्पल साहब ने जो किताब लिखी है गोल्डन रोड, विलियम रोड शायद आपके डैरेम्पल। पास मैंने देखी भी है, थी यहाँ पे, है ना, कहीं नजर पड़ी थी मेरी। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है वो ये पूरा हिंदू न्यूमरल है ये। तो 0 to 9 तक हमने इन्वेंट करके बैठे हुए थे हम, लेकिन उसमें से आपका ये कहना है कि वो न्यूमरल्स जो हैं जरूरी नहीं है वो गुप्त एम्पायर में हुए हैं, उसके पहले भी हो उसके सकते पहले भी हो हैं। सकते जी हैं, जी। हाँ हाँ। और उससे पहले क्या था कि, और जो जितने भी जो स्टूडेंट आते थे, अभी जैसे अमेरिका में हम सब लोग जो है इच्छा रखते हैं कि ये भाई जीआरई क्लियर करके हम वहाँ के स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं, एमआईटी में पढ़े हैं, है ना, जो उनकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो ईवी लीग जिसको बोलते हैं, वैसे ही नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब ईवी लीग शारदा। थी उस टाइम की। हाँ, शारदा, वो सब ईवी लीग थी उस टाइम की। और इन सब में एंट्रेंस टेस्ट होता था। जो चाइना से लोग आते थे वो जो है वो पहले जो है संस्कृत पढ़ के आते थे, उनका यहाँ पे इंटरव्यू होता था, जब वो पास करते थे तभी उनको एडमिशन मिलता था यहाँ पे। नालंदा का मैं पढ़ रहा था कि उसमें जो नालंदा के जो द्वार थे, वहाँ पे सबसे टैलेंटेड प्रोफेसर बैठते थे, और वहीं गेट पे ही एंट्रेंस होता था कि आप सवालों के जवाब, और वो एंट्रेंस भी ऑलमोस्ट शास्त्रार्थ की तरह होता था कि यू आर्ग्यू विद मी, यू विन, यू गेट इन, अदरवाइज यू गेट आउट। जी जी। तो ये स्टूडेंट वाला पार्ट जो है दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी है, जैसे अमेरिका करता है वैसे ही हमने भी करा हुआ था ये। नंबर 2, हमारी जो जो इकोनॉमी थी वो सुपर स्ट्रांग थी। हमसे लोग तरसते थे कि भाई तुम जो है वहाँ अपना सामान हमें बेचो। रोम के जो प्लाइनी थे, उन्होंने बोला था कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इंडियन कॉटन की ऐसी दीवानी हैं कि मेरी तिजोरी खाली हुई जा रही है। हाँ, इनको पता नहीं क्या लगता है कि ये क्या पहने हुए हैं ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मेरे शो पे एक ज्योति सिंह जी आई थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने कहा वी वर द कम्युनिटी ऑफ बिजनेसमैन फॉरएवर, कि अगर आगरा में जाएंगे तो पेठा आपको हर गांव में बनता हुआ मिलेगा, क्योंकि उनका काम पेठा बनाओ एक्सपोर्ट कर दो।
मलमल चाहिए तो आप ढाका चले जाओ, वो बना के बनारसी साड़ी चाहिए बनारस चले जाओ। तो गोरों ने तो चलो खत्म करने की कोशिश की, उसको दोबारा से पैदा करने का प्रयास नहीं हो पा रहा है। इसलिए लगता है आपको ये दोबारा से नहीं रीजनरेट नहीं हो रहा बिल्कुल, बिल्कुल भी? बिल्कुल। तो पहले सबसे पहले तो नेहरू जी आ गए हुँ, इंडिपेंडेंस के बाद। हुँ, उन्होंने अपना ली सोशलिस्ट पॉलिसी हुँ, कि भई जो है पूरा सेंट्रलाइज़्ड रहेगा, सब गवर्नमेंट करेगी, हैवी इंडस्ट्री जितनी है गवर्नमेंट रहेगी। हुँ, प्राइवेट को उन्होंने बोल दिया तुम बेकार हो, प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड, उनका बड़ा फेमस डायलॉग है, प्रॉफिट इज़ अ डर्टी वर्ड। तो प्राइवेट कंपनी कोई आएगी ही नहीं, ड्रैकोनियन लॉज़ थे, लाइसेंस बँटते थे, स्कूटर खरीदने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए था 1970 में। तो इस तरीके से तो इंडस्ट्री पनप ही नहीं पाई। 1947 में इंडिया, चाइना और जापान हुँ। तीनों की इकोनॉमी लगभग बराबर थी। अच्छा, हाँ, जबकि इतने हम बुरे हाल में थे। हम इतने बुरे हाल में थे। हुँ, हमारी हो सकता है जीडीपी चाइना से ज़्यादा ही हो, थोड़ी अच्छा, बहुत 5-10 अच्छा, परसेंट। अच्छा। जापान के तो बुरे हाल थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था 2 हुँ, शहरों हुँ, पे, जी, 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 वो जी। बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके थे। बट 20 साल के अंदर जो है वो जापान कहीं का कहीं पहुँच गया, नंबर 1 इकोनॉमी हो गया एशिया का। चाइना ने जो है 1978 में अपनी इकोनॉमी ओपन करी और 91 तक आते-आते जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया और अभी तो क्या कहने हैं उसके। हुँ, हम लोगों ने जो है वो 13 साल का जो डिले हुआ 91 में जो लिबरेशन शुरू किया, तो वो हम उसमें बड़े पीछे रह गए। और आज भी जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो रहता है कि हम निचोड़ लें किसी तरीके से। लाइसेंस राज, टैक्स राज, अभी पर जीएसटी में आप बोल रहे थे कि 2014 में जो जो करंट प्रधानमंत्री हैं जब वो आए थे, तो वो इसी को लेके आए थे कि लाल फीताशाही काट डालूँगा मैं सारी। मैंने कितने कानून उड़ा दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। वो चर्चाएँ ही नहीं होती अब। उनका कोई नाम तक नहीं लेता। वो कोई वन विंडो सिस्टम की बात हुआ करती थी। गुजरात मॉडल सब खत्म हो गया, उससे तो कोई अभी चर्चा भी नहीं होती। हमारी इकोनॉमी में जो है वो सिर्फ़ 25% मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी हम 75% सर्विसेज़ है। तो जब तक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हम। चाइना इसीलिए स्ट्रॉन्ग है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो फैक्ट्री है वो। जब आप फैक्ट्री आपके पास सामान है, आप कंट्रोल कर रहे हो आप पूरे वर्ल्ड को कि तुम बदमाशी करी तो हम सामान नहीं देंगे तुम्हें, है ना? अमेरिका वही लड़ना चाहता है, वो हाँ, चाहता है हाँ। हम अपने यहाँ बनाएँ ताकि इस तरह डिपेंडेंसी बिल्कुल, ना बिल्कुल, रहे। जो चिप्स के लिए जो जो वॉर होती रहती है, वो यही सब है वो। तो जब तक कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो है नहीं करेंगे, तब तक हम ना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो पाएँगे, ना पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो पाएँगे। अब आप मैन्युफैक्चरिंग में ज़रा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोरोना में जो हमने जो वैक्सीन बनाई, हमारी कितनी जो है वो इज़्ज़त बढ़ गई, जी, जी। है ना? तो वो ज तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें आना है। अभी बाकी तो चलो ठीक है, मोदी जी एक तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पीएलआई वाला जो है ना? क्या है उसका फुल फॉर्म? मुझे नहीं पता। देखना अच्छा, ज़रा पीएलआई का फुल प्रमोशन फॉर्म? लिंक्ड इंसेंटिव कुछ इस टाइप का है। अच्छा, हाँ, तो अच्छा। मतलब कि आप अगर इस सेक्टर में करोगे तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो वो सेमीकंडक्टर वगैरह में और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट कर रहे हैं वो। पर वहाँ पे भी ना एज़ अ बिज़नेस मैं आपको एक बात बोलता हूँ, वहाँ पे भी आप बड़े प्लेयर को ही देखेंगे। हाँ, छोटे प्लेयर की कोई जगह नहीं है वहाँ पे। बट दे आई आर थिंक नॉट वेलकम्ड। सेमीकंडक्टर में तो छोटे प्लेयर रह सकते हैं, मुझे पता नहीं है। नहीं, मैं नहीं, जो देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि अगर इफ यू वांट द टॉप प्लेयर टू बी देयर, दे विल ऑलवेज रिमेन दैट। सी अमेरिका इज़ ग्रेट ओनली बिकॉज़ अमेरिका में जो बिलियनेयर बन रहा है, वो नए आइडिया से बिलियनेयर बन रहा है, वो नई नौकरियाँ जनरेट कर रहा है। हमारे यहाँ जो बिलियनेयर्स हैं, वो सरकार का खून चूस रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, उसी ठेके मिल रहे हैं, वहीं से आप इन्फोसिस को छोड़ दीजिए, टीसीएस को छोड़ दीजिए, वो भी आइडियाज़ कितने पुराने आइडियाज़ हैं, नया कुछ नहीं है उसमें। 40 साल पुराना मॉडल है इनका। जिससे इन्होंने एचसीएल ने सबने पैसे बनाए हैं, नो डाउट। बट हू हू हैज़ कम अप विद एन ओयो को छोड़ दीजिए आप, बायजूस बर्बादी हो रहा है ऑलमोस्ट। तो ओयो एक नया आइडिया है, जो हमारे देश ने दिया है दुनिया को। पर नए आइडिया से अगर बिलियनियर पैदा होगा, तो नई नौकरियाँ क्रिएट करेगा। अगर वही सरकार का खून चूस के आप बंदरगाह किराए पे लेंगे सरकार से, आप ये लेंगे, वो लेंगे, जो कि हमारे एक नए बिज़नेसमैन हैं, जो मतलब अभी 2014 तक वो बिलियनियर तक नहीं थे ढंग से, अब वो दुनिया में नाम है उनका। तो इस तरह के बिलियनियर आप बनेंगे, तो फिर क्या होगा, आप नई नौकरियाँ नहीं दे पाएँगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि नया आइडिया नहीं है। तो जो मैं आपको ये टोक रहा हूँ ना कि बड़े प्लेयर्स पहुँच गए वहाँ, छोटे प्लेयर की जगह नहीं, मैं उस पे जा रहा हूँ, कि नया बच्चे को जगह नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जगह वही पुराने वालों को है, कि उनको सब पता है, मुझे जुगाड़ ये लगाना, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं उसकी हाँ, बात कर तो रहा जो था। मैन्युफैक्चरिंग है जो चाइना ने किया, वो किया स्मॉल स्केल को इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया उसने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जॉब क्रिएशन है वो वहीं पे है, स्मॉल स्केल पे। तो वो पता वही है चाइना एक और काम करता है, हाँ, अगर उसके देश का नागरिक फ्रॉड भी करता है अमेरिका में जाके, उनको ही प्रोटेक्ट करता है वो। जैसे उसके देश के कुछ लोगों ने अपनी नकली कंपनियों के ऐड चला के वहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स मार के भाग आए, और वो हम चाइना ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा होगा, कोई हम इनको नहीं देंगे तुम्हारे हाथ में। अच्छा, जो आपकी किताब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे हमेशा ये लगती है, वो ये है कि आपकी किताब उनकी बात बहुत करती है कि माहौल कैसा था, लोग कैसे थे, हाउ वर द पीपल हु वर लिविंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। जैसे कि जो आपकी ये वाली बुक है, जिसमें आपने मार्को पोलो और उन सबका उदाहरण जो दिया है, कि मार्को पोलो क्या नाम था, उसका क्रॉसिंग समथिंग नाम है हाँ, ना क्रॉसिंग आपके, कॉन्टिनेंट्स। क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स, हाँ, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड हाँ। इंडियाज हुँ, मिस्ट्रीज। हुँ। तो आपने इस किताब में आपने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मार्को पोलो का बताया है, लेकिन आपकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपने उनके बायसेस लिखना नहीं भूले।
कि ये भले ही इम्प्रेस हो रहे थे, पर कहीं न कहीं ये बायस्ड भी थे कि यार ये ठीक नहीं है। एक बार कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसके बारे में बताइए, जो आपकी ये 13-14 कैरेक्टर आपने मेंशन करे हैं, जो लोग इंडिया से घूम के गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग कौन कैरेक्टर था आपका अब इनमें से? मैंने जितने लिखे हैं 5-6 सबके सब इंटरेस्टिंग थे। सबके सब जो है यूनिक पर्सनालिटी थे। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से आए थे। तो अभी चलिए मनुची के बारे में बताते हैं। वो तो एक निकोलाई मनुची थे, इटालियन थे वो। तो वो 14 साल का लड़का था। तो वो वेनिस में रहता था। तो पोर्ट था उस समय वेनिस, तो शायद पोर्ट तो अभी भी होगा, है ना? पोर्ट कहाँ चला जाएगा। तो वो जो है शिप जा रहा था, उसके जाने वाला था, वहीं पार्क था शिप। तो वो भाई साहब ना अपने माता पिता को बताया और ऐसे ही घुस गए वो। और घुस गए और फिर जो है वो जाके वहाँ की कहीं पे स्टोर रूम में छुप गए जाके। और फिर जब वो शिप चल पड़ा और 5-6 घंटे हो गए, तो जब भूख ने जो है अंतड़ियाँ जब उनकी कुल बुलाई, तो वो भाग के जो है वो कैप्टन के पास पहुँच गए वो, कि यार मैं तो ऐसे आ गया। तो कैप्टन ने, तुम कैसे आ गए? वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, ये क्या हुआ? एक छोटा सा बच्चा, इसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है, तो वो क्या ये कैसे है? तो उन्होंने लोगों से पूछा, तो लोगों ने बोला हमें तो लगा कि किसी का लड़का होगा, ये किसी क्रू का। तो मैं ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई इसको अपनाना चाहता है, कोई उसको अपने पुत्र की तरह रख ले कोई। तो एक अंग्रेज थे, वो जो है वो इंडिया ही आ रहे थे वो। तो वो इंडिया आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं इसको अपना लेता हूँ, और ये मैं जो है मेरे बेटे की तरह रहेगा ये। तो फिर वो आए, वो टर्की में किसी पोर्ट पे उतरे शिप में, और उसके बाद जो है वहाँ से वो पर्शियन गल्फ तक वो उन्होंने 5-6 महीने का टाइम दिया। और वो कभी ऊँट और कभी उससे जो है वो आए। तो उनको जो है उतने 6 महीने में मुसलमानों ने बड़ा तंग किया, मारा काटा, सब लूट-लाट लिया उनको। बट तो कुछ तो ये हुनर, तंग करना ही कारण था कि समुद्र से रास्ता ढूँढा जा रहा था ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वरना ज़मीन का हाँ, रास्ता तो अवेलेबल है। बिल्कुल। समुद्र से रास्ता ढूँढ ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि हाँ, लुटेरे हाँ। बैठे हैं रास्ते में सारे। हाँ, हाँ। हुँ, तो वो जो है था तो लेकिन उसमें हुनर ये था कि उसने जो है उन 6-7 महीनों में ही पर्शियन सीख ली। हुँ। तो वो उसके बड़े काम आई आगे जाके। तो वो फिर इंडिया आया, सूरत में पहुँचा वो। तो सूरत में वो उनके अंग्रेज़ जो है उनके साथी थे। तो वो आए, तो वो जो है वो जहांगीर के दरबार में, नॉट जहांगीर, आई थिंक, मैं इस समय कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, जहांगीर थे या शाहजहाँ थे। हाँ। तो आई थिंक शाहजहाँ ही रहे होंगे वो। तो क्योंकि वो दारा शिकोह का लड़का था ना। जी, दारा शिकोह हाँ, हाँ, तो शाहजहाँ का शाहजहाँ के टाइम जी। पे आए वो। और उसको जो है वो बोला कि जो है हाँ। जो जब गए वो मुगल दरबार में, उनको मुगलों को ये बड़ा शौक था ये, कि उनके दरबार में जो है हर नेशनैलिटी के, हर कलर के लोग होने चाहिए। वो काले भी हों, पीले भी हों, भूरे भी हों, सफ़ेद भी हों, सब तरीके के लोग होने चाहिए। और ऐसे ही उनके हरम में हर तरीके की लड़की होनी चाहिए, हर रेस की, हर नेशनैलिटी की। तो वो उनको एक डाइवर्सिटी चाहिए होती थी हर चीज़ में, ताकि वो शो ऑफ था वो, कि देखो हमारे उसमें ये ड्रीम है। ऑफ एवरी मैन बाय द वे। हाँ। हम इस पे चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी जी, जी। है। तो वो इन्होंने जो है पर्शियन, मुगल दरबार में जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। तो जब ये पर्शियन बोलने धड़ल्ले से शुरू करी, तो सब हक्के बक्के रह गए, ये गोरा जो है ये पर्शियन बोल रहा है ये। तो बस जो है वो फेवरेट हो गए। उन्होंने बोला भाई दारा शिकोह तुम जो है इसके साथ रहो उसके। बस वहाँ से जो है उनकी दारा शिकोह की दोस्ती हो गई। और ऐसी प्रगाढ़ दोस्ती हुई कि बंदे ने जो है वो मरने तक उसका साथ नहीं छोड़ा, दारा शिकोह का। वो भी मारा गया था? या वो भाग गया? मनुची नहीं मारा गया। मनुची नहीं मारा गया, ना, अच्छा। ना, ना। वो दारा शिकोह की लड़ाई जो थी सिर्फ औरंगजेब से थी। तो औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह को मारना चाहता था, ताकि एक छत्र जो है, इन लोगों में हमेशा से, आज की डेट में भी ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है इन लोगों की सोच में, कि जहाँ पे गद्दी की बात आ रही है, वहाँ पे ना भाई कौन, बाप कौन, बेटा कौन, कुछ नहीं। बस मैं। आपकी इस बात में मुझे एक बंदा और याद आ गया। उसका नाम है अशोका। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता था कि जो आदम नया नैरेटिव चला ही है कि आदम तो श्रीलंका आए थे पहले, हजरत अस्वाद लेके। मुझे रास्ते में लगता है अशोक से मिलते हो गए थे वो, कि गुरु तू जो हम करने वाले हैं तो पहले ही कर ले सारे। हाँ, प्लीज आगे। तो दारा शिकोह जो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, अगर वो औरंगजेब की जगह वो बना होता, तो कुछ और ही बात होती, फिर शायद अंग्रेजों का अधिकार भी ना हुआ होता। अच्छा, हाँ, ये ये पॉसिबिलिटी कैसे थी कह है। सकते हो आप? ये कि अब औरंगजेब ने इतनी क्रूरता दिखाई, इतनी बर्बरता दिखाई, कि उसके बाद कोई भी जो है वो, एक तो उसने अपने पुत्रों को भी प्रमोट नहीं किया, है ना? तो वो क्या हुआ कि और ऊपर जनता के अंदर विद्रोह था, तो विद्रोह बहुत था। मुखबिर बढ़ गए हाँ, मुखबिर बढ़ गए, और प्लस मराठा भी जो है वो ऊपर आने लगे। बिकॉज ऑफ द इतना दबाने की कोशिश यस, की गई। यस, हाँ। तो शिवाजी महाराज का जो है उदय हुआ उसमें। तो इस चक्कर में जो है वो मुगल काल का जो है वो 1707 में औरंगजेब मरा, और वहीं पे मुगल समाप्त हो गए वो। बाद में तो उनका शासन, या क्या नाम, महिपालपुर, इससे आगे तो उनकी कोई बात नहीं सुनता था हाँ, कि हाँ, हाँ हो कोई गया, अब चलो। हाँ। तो वो नाम मात्र के लिए बने रहे वो। तो एक दो उसमें बीच में रंगीला भी आए थे,
जिसको मीठा जो वो भी बोल सकते हैं, वो गे मतलब वो जब नादिर शाह के टाइम पे है, अच्छा, उनका नाम नादिर रंगीला शाह रखा ने गया था। जिसने अपने वो टोपियां एक्सचेंज यस करने यस के यस, वही रंगीला। शमूली बेगम था, और क्या नाम था उस लेडी का, नूर 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 जिसने बाई। बोला कि उसके सर में हाँ हीरा हाँ लगाए, ले हाँ, ले बेटा वो। नूर बाई। अच्छा हाँ, अच्छा वो अच्छा नूर बाई थे, वही अच्छा, रंगीला। वो रंगीला थे, गे हाँ, साहब थे वो। मोहम्मद शाह थे, मतलब हाँ, वो बाइसेक्सुअल थे वो, अच्छा उनको सब चीज़ों का शौक था। तो ये था तो वो इसीलिए नाम, उनका नाम तखल्लुस रंगीला पड़ा। अच्छा, हाँ, वैसे तो उनका नाम मोहम्मद शाह था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उनको रंगीला इसीलिए बोलते थे। तो एनीवेज, तो दारा शिकोह होते तो शायद बात अलग होती। पर दारा शिकोह का वो ये भरोसा करना कि जिन्न आके मेरे को जिताएंगे, वो बहुत सारे युद्धों में उन्होंने ये कहा कि अभी चिंता मत करो, अभी जिन्न आने वाले हैं, वो जिताएंगे। उसके चक्कर में क्या होता था कि इस तरह की स्टुपिडिटी के भरोसे वो रहते थे, और वो किसी मौलाना के चक्कर में पड़ जाते थे, तो कहीं किसी पंडित के चक्कर में पड़े रहते थे, और इधर औरंगजेब पूरी तैयारी से आता था तो इनको रगड़ देता था बार बार। औरंगजेब, मुझे लगता है औरंगजेब वॉज नॉट अ बैड किंग। औरंगजेब माइनस हेट्रेड टू हिंदुइज्म, वो हटा दीजिए आप, बहुत महान हो जाता वो, अकबर से ऊपर जाता वो। लेकिन उसकी जो नफ़रत थी हिंदुओं से, उसने उसको ले डूबा, उसने उनके उनके खानदान को खत्म कर दिया। अगर वो हिंदुइज़्म से नफ़रत नहीं करता, अकबर को इसलिए भी, जबकि वो भी महान नीची व्यक्ति था, पर उसको इसलिए पसंद किया था फिर भी, क्योंकि कहा था चलो जज़िया खत्म कर दिया है, 2-4 चीज़ें तो करी ही करी उसने। भले अच्छा, हम इन एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, हम हिंदू थोड़ा-सा पाक इतना खुश क्यों हो जाते हैं? हम अब एक्चुअली 200 साल में बहुत हमने जो है वो भुखमरी हमने झेली है। हम 800 साल से स्लेव रहे, और 200 साल में जो फेमिन्स पड़ते थे, कितने फेमिन पड़े, लाखों लोग जो है वो तबाह हो गए। तो इस चक्कर में जो है गरीबी बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ। तो कुछ भी मिलेगा तो ऑब्वियसली कोई भी होगा तो। हुँ। गरीब आदमी को जज नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं कभी जज नहीं कर पाता हूँ। हाँ। गरीब आदमी जो करता है वो सिर्फ़ इसलिए करता है क्योंकि वो गरीब है, और कोई कारण नहीं है। हाँ, सर्वाइवल उसकी सबसे पहली शर्त सर्वाइवल है उसकी। इसलिए मैं गरीब आदमी जज नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि भई वो कुछ भी कर रहा है, वो कितना भी कैरेक्टर लेस है या कैरेक्टर में ऊपर है, उसको जज करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसका यू डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू। वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। हाँ, तो वापस आते हैं तो दारा शिकोह, आपने बोला कि दारा शिकोह जो था वो इन सब चीज़ों में लगा रहता था। तो आप ये समझ लो कि दारा शिकोह हिंदू था, और वो तैयारी में लगा रहता था औरंगजेब। ये हमारे 1300 साल पहले की पूरी एक लाइन में आप ये बोल सकते हो कि हम हमेशा जो है वो वेद पढ़ते रहे, उपनिषद पढ़ते रहे, हम ये करते रहे, और वो लोग तो है तलवार भांजते रहे। चर्चिल ने ये बोला भी था कि जितनी देर में जो है वो एक मुल्ला जो है वो तलवार अपनी तेज कर रहा है, उतनी देर में हम अपना आर्गुमेंट शार्पन कर रहे हैं। ये चर्चिल ने बोला था, बहुत सही बोला था ये बात। ये आज भी वो वैसे ही है। तो वहाँ पे भी ऐसी था, दारा शिकोह जो थे वो उपनिषद का उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया। जी, जी। इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद लिखा उन्होंने, जो संस्कृत और अरबी दोनों मिक्स मजमा-ए में लिखा। बहरीन शायद नाम था उसका। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, मजमा-ए बहरीन अच्छा, था शायद उसका। तो वो ही जो है वो बाद में वहाँ पे पहुँचा यूरोप में। हुँ। तो वो दारा शिकोह जो थे वो स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति थे। वो उपनिषद भी देख रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भगवान को भी मान रहे हैं। हर तरीके का उनका जो है दरबार में उनके अलग तरीके के लोग थे। एक ज्यू भी था, सरमद, जिसमें लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो नंगा रहता था वो पूरे अच्छा टाइम जी। पे। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो मैंने उसपे 2-3 पेज लिखे हैं उसपे कि वो कितना जो है वो डिफरेंट टाइप का बंदा था वो। क्या था बताइए? बहुत इंटरेस्टिंग। क्या नाम क्या था पहले तो उसका? सरमद नाम था उसका। सरमद, हाँ, वो अच्छा। दिल्ली का ही था वो। यहूदी था वो, लेकिन यहूदी था। माँ यहूदी रही होगी उसकी। हाँ, माँ जी। यहूदी थी, पिताजी भी यहूदी होंगे, नहीं, वो बगदाद यहूदियों से आया था वो। नहीं, पर यहूदियों के साथ ये सीन बहुत क्लियर है। यहूदीज़्म इज़ ओनली विद द मदर, नॉट विद द फादर। अच्छा, वो अगर आप यहूदी माँ से पैदा हो तभी आप यहूदी हैं, अदरवाइज़ अच्छा, यहूदी अच्छा, नहीं हैं। मैट्रिनल सिस्टम था उनका भी मैटरनल है। जी। सरमद नाम का यहूदी, हाँ, जो दारा शिकोह के दरबार में था। हाँ, दारा शिकोह का बड़ा अच्छा दोस्त था वो। हुँ। तो उसका जो है वो बहुत लोग बोलते हैं कि वो गे था वो। अच्छा, हाँ, उसका जो है एक हिंदू बॉयफ्रेंड था, अभय नाम था उसका। अच्छा। हाँ, तो जब अभय के माँ-बाप को पता लगा तो वो उसको उठा के ले गए उसको कि ये सब सरमद ये को, नहीं, अभय को, अपने। अच्छा, हाँ, हाँ। तो उसके वियोग में ये पागल हो गए, अच्छा। सरमद। तो तो बाबर थे ये, मतलब सरमद साहब? हाँ, हाँ, नहीं वो तो सारे सारे मुगल वैसे ही थे। सारे सुल्तान मुगल सब सब लोग अच्छा। वैसे ही थे। हाँ। तो ये जो है ये पागल हो गई है, और उन्होंने जो है वो संसार भी त्याग दिया और कपड़े भी त्याग दिए। ओ भाई साहब! सच्चा प्रेम यही है। हाँ। मुझे लगता है सच्चा प्रेम पुरुष और पुरुष के बीच ही हो सकता है, पुरुष और नारी के बीच नहीं हो सकता। तो ये ना बस यही अपराध बार-बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो वो जो है इन्होंने कपड़े त्याग दिए हैं। तो दारा शिकोह जो थे वो तो संत आदमी थे वो, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। औरंगज़ेब को उसमें बड़ी गुस्सा आती थी। तो औरंगज़ेब जो थे उस समय सिर्फ़ राजकुमार थे उस समय, है ना? शहज़ादे थे उस समय, शहंशाह नहीं बने थे। हाँ, हाँ, हाँ। और वो भी नॉमिनेटेड प्रिंस वही थे, दारा हाँ, शिकोह थे। दारा कि शिकोह मतलब ये थे। राजा बनेंगे। शाहजहाँ इनको प्रेफ़र करता था, दारा जी। शिकोह का। उसको वो जानता था कि ये जो है बड़ा कमीना इंसान है, औरंगज़ेब। तो लेकिन अंत में ये होता है कि हमेशा वॉयलेंस जीता है।
ये बात जो है ये सब लोगों को, हर हिंदू को पता रहनी चाहिए कि वॉयलेंस ऑलवेज विंस, हाँ हाँ हाँ, है ना? इतिहास यही कहता है, चीख चीख के कह रहा हाँ है। हाँ हाँ, बहुत सारे सेकुलर मानते नहीं है। हाँ हाँ, मोहनदास गांधी को कोई जाके बताए पास में हाँ हाँ, भैया। तो जो है, जो जब तक गोली चल जाएगी, आप जब तक कि आप कुछ शब्द बोलोगे तो अच्छा, भटक रहे हैं तो एक मेरे बहुत इंटरेस्टिंग हाँ। पॉइंट है, मोहनदास गांधी ज़ॉम्बीज़ के साथ क्या करते हैं? क्योंकि मारना सब मारे तो ऑलरेडी मरे हुए हैं वो। तो अपना गाल जो है ऐसे करते रहते तो वो। खा लेते वो पकड़ के ज़ॉम्बीज़। ठीक है, दारा शिकोह को हाँ, बताइए। सरमत के बारे में बात कर रहे थे, तो औरंगजेब जो है बड़ा गुस्सा होता था, ये क्या तरीका है, तुम नंगे घूम रहे हो, ये वो। तो वो बोलता था कि क्या फ़र्क पड़ता है उसे। तो एक बार औरंगजेब जा रहा था, तो हाईवे पे जो है वो नंगा बैठा हुआ था सरमद। तो बोलता है, तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो बोलते हैं, मेरे कपड़े इसके नीचे पड़े हुए हैं, ये बोरी रखी हुई है इसके नीचे है, वो निकाल दो, दे दो। तो जैसे ही वो ने बोरी हटाता है, तो बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। हाँ, तो वो घबरा जाता है औरंगजेब, ये क्या है ये? तो बोला, ये वही है जो तुमने लोगों को मारा है। हाँ, तो उसके बाद से जो है ये फिर जो है और भी कट्टर दुश्मनी हो जाती है दोनों दोनों में। लेकिन जब तक दारा शिकोह था, उसका थोड़ा-सा जब प्राइमेसी थी दारा शिकोह की, तब तक शर्मा साहब जो हैं वो सेफ थे। उसके बाद जब दारा शिकोह के पीछे पड़ गया औरंगजेब और शाहजहाँ को कैद कर दिया, अपने अब्बा हुज़ूर को, और जो है दारा शिकोह के पीछे पड़ गया कि, और उसको कभी वो जो है वो पाकिस्तान भागे, लाहौर भागे, फिर उसके बाद बोलन पास जो है बलूचिस्तान में, वहाँ भागे। तो मनूची हमेशा उनके दृश्यम साथ याद आ रहता गया, था। हाँ, बोलते रहिए। हाँ, मनूची उसके साथ हमेशा जी, रहता था। जी, जी, वो जो हमारा जो इटालियन बच्चा इटालियन था। है, जी, जी, हाँ, जी, तो वो जी। हमेशा फिर भाग के जो है बोलन पास में एक बंदे ने जो है, जिसने जिसकी जान दारा शिकोह ने बचाई थी, उसी ने जो है वो उसको जो है वो पकड़ लिया उसको, और औरंगजेब के सामने पेश कर दिया उसको। तो औरंगजेब ने जो है वो एक मरे हुए हाथी पे उसे भिखारियों की तरह बिठाया था। बिल्कुल उसको पहले तो जुलूस निकलवाया उसका, जो सब जंजीरें-वंजीरें बाँध के उसको, और उसके बाद जो है वो उनको बोला कि जो है वो अपने सैनिकों को कि इसको सर धड़ करके सर तन से जुदा करो उसको। वो तो गुस्ताख भी नहीं था बेचारा, पर उपनिषद कन्वर्ट किया तो गुस्ताख तो हुई, हाँ, हाँ, हाँ। मुर्तद हो गया हाँ, वो। तो वो हाँ, बोलता था कि हाँ, वो जो है ये काफ़िर है ये। हाँ, 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 हाँ। तो उसको खुराफा था ही औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने को जो है उसने बोला कि अब्बा हुज़ूर आपके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं हम। तो उसमें जो है उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर उसका दारा शिकोह का पर सर ये था। इसी वजह से ये खत्म हो गया, औरंगज़ेब का सारा खानदान। मुझे लगता है कि जो इस तरह की आप ये नीचताई है। आप यकीन मानिए कि मेरा प्रिय बच्चा है कोई और आप मुझे उसका सर भेज रहे हो और मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। ये नीचताई है जिसका रिज़ल्ट आपको मिलता है कि आपका पूरा खानदान खत्म हो गया और जो बचा है वो कहीं रिक्शा चला रहा है या क्लेम करने में बिज़ी है कि हम भी उन्हीं के खानदान से हैं। धीरे-धीरे खत्म हो गया। आपको कहीं-कहीं लगता है हिंदुइज़्म इसीलिए सर्वाइव कर जाएगा, हमेशा? ये जो हमारी आदत है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, विल दैट पुश अस टू सर्वाइव? यस, बिल्कुल। एक तो नंबर 1 हमारा जो हम इसलिए भी सर्वाइव करेंगे कि एक तो हमें अपनी पॉपुलेशन कम नहीं होने देनी है, नंबर 1। नंबर 2 हम अभी तो आप ही सेंट्रलाइज़्ड। समर्थन कर रहे हैं एक बच्चे वाला। हाँ, नहीं, मैं तो उस समय नादान थे हम। ऐसा नहीं होता। हाँ। ऐसा नहीं खेल रहे हम। ये नहीं होता कि मैंने तो एक ही बच्चा पैदा किया। आपको मेरी उम्र कितनी लगती है? यू आर अराउंड मे बी 46, 47। आई एम 57। ओ भाई साहब! 57 तो कहीं से नहीं लगते यार, हाँ। है ना? 57 तो कहीं से नहीं हाँ, लगता। तो जो है वो अब जब तक हमें गलती रियलाइज़ हुई तो देर हो चुकी थी। नहीं, नहीं देर नहीं हुई है। आप केवल अपना नाम रखिए वो ये मोहम्मद। काट देना, ये सब ये डिस्कशन। डिस्कशन नहीं करनी कोई भी, ये नहीं होता। चलिए वापस हाँ, चलते हैं और डिस्कशन बढ़ेगी इस पे। हाँ। ठीक है। अच्छा, मार्को पोलो का क्या? मार्को पोलो ने कहा था कि जो हिंदूज़ हैं, इनके यहाँ काले रंग को बहुत प्रेफ़र करते हैं। ये सच है कि ये क्या था? ये क्या है? ये कब बोला उसने मार्को पोलो ने? मार्को पोलो के बारे में मैंने कहा, ये लिखा हुआ है। Marco Polo, Venetian merchant, came to India as part of his journey through Asia. His primary goal was to explore trade opportunities, particularly in spices. India's reputation. No. एक मिनट रुकिए, नीचे लिखा हुआ। But एक बात बताता हूँ, I really genuinely enjoyed this conversation. On a serious note, why? And you are not 57 from your heart, because I did not feel that you are 57. जब आपने बताया था मुझे आपको सर्वर बोलना पड़ रहा है, पर अदरवाइज मैं नहीं फील करा। I was treating you like चलो ठीक है हमारे साथ क्या है तो let's treat him equally। हाँ, सरमत के बारे में बता रहे थे। तो वहीं से सिद्धू की डेथ हो गई थी। हाँ। और सरमत जो है वो परेशान होके भाग रहे थे। हाँ, तो सरमत जो है वो ऐसे ही घूम रहे थे। अब उन पे जो बड़ा हस्त था दारा शिकोह का, वो जा चुका था। तो एक बार जो है वो औरंगजेब जा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, ऐसे ही घूमे। तो उन्होंने जो है अपनी बाजू में बोरी रखी थी, औरंगजेब को बोला उसको उठाओ उसको। औरंगजेब को ऐसे बोलने वाला भी, तुम उठाओ उसको, इसमें भी जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए। कलेजा चाहिए। तो फिर औरंगजेब थोड़ा सकपकाया लेकिन उठाया, तो उसमें पूरे से जो है कंकाल पड़े हुए थे जी। तो उसने बोलता है कि पहले इन कंकालों को ठीक करो, ये कंकाल तुम्हारे मारे हुए लोग हैं ये, उसके बाद मैं कपड़े पहनूंगा। अच्छा, हाँ, तो ये था। ये तो इस तरीके से सरमत ने और भी बड़ी सारी हरकतें करी। तो सरमत को मान दिया फाइनली ये? यस, फाइनली पर जो है वो औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और सरमत को जो है उसने सल्तनत से जुदा कर दिया अगेन। और उसकी जो समाधि है वो यही दिल्ली में कहीं पे है।
जो समाधि कह रही है, जो दरगाह बोल लीजिए, वो दिल्ली में ही है। तो मनुची ने इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे जो है ये मुगल काल में उसको, जो क्योंकि दारा शिकोह को बिल्कुल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, तो वो जो है वो पूरा उसको जो है अंदर का पता था कि कैसे जो है मुगल जो है सरकार काम करती है, अंदर भी बाहर भी। मनुची हाँ smart था वो। हाँ, तो मनुजी स्मार्ट तो था ही। फिर क्या हुआ कि जब वो मर गया तो इनके ऊपर से भी ब्रदर्स हट गया। अब ये भी जो है वो हो गए बिल्कुल क्या क्या बोला, अनाथ हो गए ये। तो अब क्या करें, तो औरंगजेब ने जो है, अब जैसे मुगल होते थे ना कि हर तरीके के बंदे रखने हैं अपने उसमें से दरबार में, तो इनको इनविटेशन दे दिया कि तुम दारा शिकोह कितने 80 रुपए देता था तुम्हें, मैं तुमको 160 दूंगा, आ जाओ। तो बट उसने इसके दोस्त को मारा था तो उसने मना कर दिया। अब अगर ये गोरे की जगह कोई और होता तो उसका भी सर तन से जुदा हो जाता, लेकिन ये भाई सब गोरे थे, इटालियन थे, तो उसको जाने दिया। तो ये इटली चला गया। नहीं, इटली नहीं चला गया, इटली मरा यहीं पे वो। अच्छा। हाँ, तो वो फिर जो है वो भाग गया, वहाँ आगरा में इनकी राजधानी थी मुगलों की, वहां से भाग के लाहौर चला गया। फिर क्या होता था कि उस समय जब अंग्रेज जो थे, जितने भी यूरोपियन हों, चाहे वो अंग्रेज हों, फ्रेंच हों, जर्मन हों, जर्मन तो शायद बहुत कम आए, इटालियन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, जो भी है सबको डॉक्टर समझा जाता था। अच्छा। हाँ, कि जो भी गोरी चमड़ी वाला वो डॉक्टर है, इसको जो है मेडिसिन की जानकारी है। तो उन्होंने बोला कि ये सब मुझे डॉक्टर समझते हैं, तो चलो मैं डॉक्टर ही बन जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ, लाहौर में जाके ये बस गई है। फिर उनके बाजू में एक उज्बेक, जो उज्बेकिस्तान का ना, अब बाबर भी उज्बेक से आया था, तो उस समय जो सिक्का था उसका। हाँ, तो वो उस समय जो में इंडिया जो था, या आज भी बोल सकते हैं, वो क्या है, पिकनिक स्पॉट है, जिसकी मन होता है वो चलाता है बेरोक टोक, है ना। जैसे वो बांग्लादेश में जो सैफ अली खान को मारा, वो चलाया 2 महीने पहले, है ना। फिर शेख हसीना उससे पहले चली आई, और उससे पहले वो जो 4 बच्चों की अम्मा थी वो भी चली आई। मुझे एक बात बताइए, नहीं इस पे मैं आपको दोबारा, आप बोलेंगे कि मैं फिर सरकार का टोक रहा हूँ, पर मुझे एक बात बताइए, ये सब तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है ना? प्लीज। हाँ, तो वो उस समय भी ऐसी था, तो सब उज्बेक, पर्शियन और अरब सब लोग जो है बेरोक टोक था, जिसका मन हो वो आ जाए। तो वो उज्बेक फैमिली वहां पे उनके पड़ोस में रहती थी, तो उसकी कोई तबीयत खराब हो गई बंदे की, तो फटाफट इनको बुलाया गया कि भाई ये तुम तो गोरे हो, चलो जाके इलाज करो। तो इनका मन तो था ही कि डॉक्टर बन जाऊं, तो ये गए ये देखने, उसको नब्ज चेक करी जैसे डॉक्टर करते हैं, बिल्कुल उसी भाव भंगिमा में। तो वैसे ही वो जाके उसके नब्ज चेक करी, उसकी धड़कनें यहाँ पे हाथ लगाया, वहां पे हाथ लगाया, तो बोले ठीक है मैं इसकी दवाई बना के लेके आता हूँ। तो एक जो था इनका लाहौर में, इनका एक दोस्त था पोर्तुगीज, वो गोवा इंक्विजिशन से भाग रहा था, वो पोर्तुगीज था, तो उसने थोड़ा बहुत रजिस्ट किया होगा कि इतना क्यों मार रहे हो, तो वो उनके डर से वो भी भाग आया, इनके साथ ही रहता था वो, उसको मेडिसिन की अच्छी नॉलेज थी। तो वो उसको जाके बोला कि यार ये सिम्टम्स दिख रहे हैं इसको, तो क्या करना चाहिए। तो उसने बोला ये दवाई बना के उसको उसने खुद दे दी उसने कि ये जाके दे आओ, और कुछ बोल देना ताकि अगर ठीक ना हो तो तुम्हारा ब्लेम ना आए, मतलब डिस्क्लेमर डाल दो उसको। तो उन्होंने जाके डिस्क्लेमर डाल दिया कि तुम जो है वो बिल्कुल खुले में रहो, ये खिड़की दरवाजे क्यों बंद है, इसको खोल के रखो, ठंड है फिर भी जो है उसको खोलो उसको, और जो है वो पका हुआ मीट खाओ, कच्चा मीट मत खाओ। वो लोग क्या है कि उज्बेकिस्तान वाले जो हैं वो कच्चे मीट के बड़े शौकीन होते थे। हाँ, कुछ नहीं मिला तो घोड़े को ही मार के खा जाते थे। और क्या करते थे, घोड़े का की गर्दन पे कट लगाया, छोटा सा कट, तो उससे क्या है खून जो है फव्वारे से निकलता था, तो फव्वारे में 3-4 धारें निकल रही हैं, तो वो 3-4 जो उज्बेक जो है वो धारों को पीने लगते थे। अच्छा, वैसे ही ऐसे ही हम पेट भरने के लिए। अच्छा। तो वो बड़े, फिर जब घोड़े की मौत होती थी तो वो बड़े तड़प तड़प के मरता था बंदा। तो खैर वो उज्बेक जो है फिर इस तरीके के डिस्क्लेमर दे आए कि तुम ये करो तुम वो करो। तो खैर वो 2-3 दिन में वो ठीक भी हो गया। जब ठीक हो गया तो बस इनकी जो है प्रसिद्धि जो है दिन दूनी रात चौगनी जो है वो निकल पड़ी इनकी, लिटरली निकल पड़ी इनकी। तो ये 2-3 महीने में ये मनुची से हकी मनुची हो गई है। अच्छा। हाँ, तो उस समय शाहजहां का, सॉरी औरंगजेब का लड़का था शाह आलम। अच्छा। तो शाह आलम को के पास पहुंच गया आगरा तक कि बोले ये कौन है, तो उन्होंने बुला लिया उसको, मनुची साहब को, आके आगरा आ जाओ तुम यार यहाँ पे। तो जब मतलब उनका जो है जिले इलाही का हुक्म है तो कैसे टालें, वो पहुंच गए। तो उनको बोला कि यार जो है मेरे हरम में जो है वो 1000 लड़कियां हैं और किसी ना किसी की तबीयत खराब रहती है, तो तुम ऐसा करो कि जो है मुझे देखते तो तबीयत खराब ही हो जाता। तो जो है तुम जो है इनके हकीम बन जाओ। ये सुनते ही दरबार में जो है बाकी दरबारी जो है इधर बगले झांकने लग गए, बोले ये क्या बोल रहा है, एक पुरुष जो है महिला का जो है वो चेक करेगा। तो खुसर पुसर होने लगी, तो उनको समझ में आ गया शाह आलम को कि यार ये क्यों हो रही है ये। तो बोला यार ये क्रिश्चियन है, ये तुम मुसलमानों जैसा गंदा दिमाग नहीं है इसका। बिल्कुल ऐसे ही बोला, वर्बेटिम इंग्लिश में बोला, वो मतलब फारसी में बोला होगा, मनुची ने इंग्लिश में लिखा, फिर मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, बट वर्ब यही। हाँ हाँ, और फिर हाँ, और फिर उसको जो है वो हरम का डॉक्टर बन गया।
तो हरम में जाने वाला ये इकलौता मर्द था ये। तो ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे इसने मतलब बिल्कुल। कुछ महिलाओं को इसने फबोग किया। हाँ नहीं वो किया नहीं, वो डरता था कि अगर पता लग गया तो जो है वो इसका सल्तनत से जुदा हो जाएगा। और साथ में हिजड़े भी रहते थे, जब वो जाता था तो हिजड़े बिल्कुल उसके पास में रहते थे। बट उसने ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं इस पे आकर्षित हो गई थी और अपने आप को छुआती थी ये वो किसी न किसी बहाने से। और ये सच है। हाँ तो उसने 1000 लड़कियां रह रही हैं एक हाँ। बंदे के लिए, भाई नंबर नहीं आ रहा 365 में एक का, हाँ उसमें एक फेवरेट हो गई, 4-5 दिन उसने खा लिए, हाँ तो क्यों नहीं करेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल बात हाँ। है। तो उसने हरम के बारे में बड़ा लिखा है कि कितना डिकेडेंट जो थी, डिस्गस्टिंग कल्चर थी वो। तो खैर फिर उसकी शाह आलम जो है उसको किसी तरीके से थोड़े 1 आध साल बांधने में सफल हुआ। फिर ये वैसा भाग गया, इनका मन नहीं लगा। फिर उन्होंने फिर जो बाइसेस होते हैं, फिर कहीं बंगाल गए घूमने, ये तो वहाँ पे देखा कि एक सती हो रही है वो। अच्छा इसने मेंशन किया। मिस्टर मेंशन किया इसने। अच्छा बंगाल की तरफ सती थोड़ा ज्यादा था उस समय ये। हाँ 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 एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। हाँ इस सवाल का जवाब मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि एक मुसलमान इन्वेडर आया, उसने किसी एक परिवार के पिता पुत्र को कत्ल कर दिया, ठीक है, या जला दिया, और पुत्री को उठा लिया जो 15 साल की 16 साल की, समझ में, ठीक है। उसके साथ रेप किया उसने, रेप किया, उसके बाद उसको बीवी बना लिया, उसने उससे बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। जब सेक्सुअल एनकाउंटर होता है ह्यूमंस के बीच में, तो मैन जो होता है सबसे वल्नरेबल कंडीशन में तभी होता है, इजीली किलेबल। ऐसे उदाहरण क्यों नहीं है हमारे इतिहास में जहां पे हिंदू महिलाओं ने बदले लिए, सिवाय वो सूर्या देवी और परिमल देवी को छोड़ दिया जाए तो उनको निकाल देते हैं, उन 2 महिलाओं को छोड़, बाकी उदाहरण क्यों नहीं? 1947 में क्यों नहीं मेरे उदाहरण? इतनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, रेप हुआ, सबको उठा के ले गए, सबको सामने जिंदा जला दिया गया, उनके परिवार वालों को, और ले गए, उन्होंने उनके बच्चे पैदा करे, वहां रही, बूढ़ी होके मरी। महिलाओं का जीवन के प्रति प्रेम कैसा है? इतने 800 सालों में नहीं उदाहरण, उदाहरण था, पहले हमले में उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, पहले हमले में ही उदाहरण है, उसके उदाहरण नहीं मिलते, क्यों है ऐसा? मे बी कि वो अपने आप को जो है वो निसहारा महसूस करती है। बदला लेना तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बट वो उनको लगता हो कि मैं बदला नहीं ले पाऊंगी या मैं मारी जाऊंगी। बिग डील, मेरे बड़े भाई और बाप को तो जला दिया गया मेरे सामने, हमें मार दो। नहीं ये सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, ये पुरुषों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? कश्मीर में जो 19 जनवरी आज से जी बिल्कुल 35 साल पहले जो हुआ, एक भी गोली हमने चलाई क्या? एक बार आज तक इतने विक्टिम कार्ड खेले गए ब्राह्मणों की तरफ से, मेरे ऊपर आज तक ना चला है, ना चलेगा। आप मुझे मत कन्विंस करो, क्योंकि आपको जब समय था, एक बात बताओ, जब पिछले के पिछले जनरेशन वो हिंदू थे, अभी तो मुसलमान बने, उन्होंने घर उठा लिया, तुमने क्यों नहीं उठाया भाई? सही बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी लड़कियों को छोड़ के भागे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे से दया की उम्मीद मत रखिए, मैं नहीं रखना, ना मैं दूंगा दया, ना मुझे पास है दया आपको देने के लिए। मेरे शो पे आए थे कश्मीरी ब्राह्मण है बेचारे, उन्होंने बड़े सारे जो पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उनसे पूछा, he was a brave man, he said my father was a coward, I am not, and I'm so proud of that guy। उससे मेरे पिताजी भाग आए थे, मैं नहीं भागता, and I agree with him। क्या पता वो सचमुच में नहीं भागता। जिस धर्म में ये कहा गया है कि आज आप मारे जाएंगे, कल आपको दूसरा जन्म हो जाएगा, हतो आप राक्षसी स्वर्गम जीतो आप अपक्षसी महीन तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। युद्ध करो यार, कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे? इस वाले देखिए, इस एपिसोड में एटलीस्ट कश्मीर वाले में मैं पूरा जो इकोसिस्टम था उसने हेल्प नहीं करी। आपकी आर्मी वहां पे थी जी, ठीक है, आपका जो पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो हिंदुओं का था, वीपी सिंह थे उस समय, चाहे जितने भी सेकुलर रहे हो, कांग्रेसी थे वो, बट कहीं किसी ने कोई चूचमड़ नहीं करी, वो लोग भागे और फिर वो जम्मू में आगे शिविरों में रहने लगे। पुलिस तो शायद उनकी ही थी, पुलिस को तो आप छोड़ दीजिए, पुलिस तो वही थी, बट बाकी सब आर्मी तो हमारी थी। उसके पीछे कभी सोचा कारण क्या होगा? एक नॉनसेंस चलता है नेशन फर्स्ट, जो धर्म फर्स्ट की बजाय नेशन फर्स्ट है ना, वो अलाउ करता है कि मरने दो, इट डजंट मैटर, नेशन फर्स्ट। सेना क्यों नहीं आई? नेशन फर्स्ट। धर्म फर्स्ट होता तो सेना खड़ी हो जाती, कि घर के सामने सेना खड़ी हो जाती, क्योंकि धर्म फर्स्ट हो जाता। नेशन फर्स्ट में सेना होती, नेशन फर्स्ट है, हम क्यों जाएंगे? 30 साल पहले कश्मीर हुआ था, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, तब भी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बांग्लादेश जैसा कंट्री जिसके बाद अपनी आर्मी भी नहीं है, या नाम मात्र की आर्मी है, हम जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। विश्वगुरु बनना है ना हम, उस रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। वो लोग जो है आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप स्टेटमेंट तक नहीं दे पा रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट तक डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट दे चुका, आपसे टफ स्टेटमेंट दिया उस आदमी ने, वहां बैठे बैठे आपसे टफ स्टेटमेंट है उसका, आप नहीं दे पा रहे हैं।
मैंने एक थ्योरी एक जो ब्यूरोक्रेट है टेड में ही आए थे वो, तो मैंने उनको बोला था कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें जो त्रिपुरा का जो स्टेट है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो बे ऑफ बंगाल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। जी अगर हम वो वहाँ पे कॉरिडोर बना लें, कॉरिडोर ले लें हम, तो रेंट पे ले लें कि भाई हम तुम्हें इतने करोड़ रुपए हर साल के देंगे, मेरे जो है वो शिप का सामान वहाँ आने दो, तो नॉर्थ ईस्ट की आपकी रिमोटनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। अरे वो छोड़िए, चिकन नेक नहीं चौड़ा कर पाए हम, जबकि बांग्लादेश से बॉर्डर समझौता कर लिया हमने। ये कौन सा समझौता था जहां पे तुमने वल्नरेबिलिटी एज इट इज छोड़ दी? अभी हुआ है, हिंदू हृदय सम्राटों के अंडर हुआ है, ये समझौते कर रहे हैं आप। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं पे क्या हुआ कि 800 साल में कायर हो गए हम। तो ये कायरता ही है, हाँ पे बैठे हैं उनके अंदर, ये बिल्कुल हमारी तो ये टॉप डाउन अप्रोच होती है हर जगह पे। अगर लीडर वैसा है, और हमारे लीडर 800 साल से वैसे ही रहे हैं, इक्का दुक्का महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज को छोड़ दें या फिर उधर 70 साल थे, 70 साल, हाँ तो ये फुकान आपने मेंशन, हाँ लाचित बरफुकन, हाँ तो ये 10 15 20 छोड़ दें आप, तो हम लोगों का ज्यादा रजिस्टेंस रहा नहीं है। हमारे यहाँ सोहेल देव से, हाँ तो वो 10 15 20 में ही आ जाते हैं वो नाइकी देवी और ये। बात है ना, हमारे सोहेल देव में जिस रेपिस्ट की गर्दन काटी है, हाँ। उसके आसपास हिंदू ही घूमते रहते हैं, हाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं बेशरम, हाँ इन्हें शर्म नहीं आती है? मतलब जिस व्यक्ति की हमारे बहादुर राजा ने इसलिए गर्दन काटी क्योंकि वो रेपिस्ट था बहुत बड़ा, हाँ और तुम जो है उसके आसपास चक्कर काट रहे हो, हाँ। ये बांध रहे हो, हाँ हाँ सही बात है। हाँ जीते हो तुम। और मैं कौन बात कहता, अगर ऐसी प्रजाति खत्म हो गई मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, जिसको ये जितने इतनी आलसी है, हाँ जा नहीं सकती देखने के लिए कि पास्ट में हुआ क्या है, हाँ वो इतनी आलसी है, तो आलसी लोगों का अगर वो खत्म हो जाता है। बहुत चलिए, अच्छा हाँ लगा। नमस्कार। हाँ आपकी जो बुक्स मैंने मंगा रखी हैं, हाँ जैसे जो आती रहेंगी वैसे हाँ, हाँ, मैं एक एक किताब के लिए जरूर आपको टेस्ट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। प्लीज आइए और हाँ हाँ मेरे साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू यस यस, मजा आ गया।